नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार कौन। मैं हूं गीतांजलि शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी उम्मीदवारों का चयन बाकी है। इन उम्मीदवारों को लेकर हरियाणा की जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है, जनता की राय की शुरुआत कर रहे हैं बेरी विधानसभा क्षेत्र से। आइए प्रोग्राम में जानेंगे क्या कहती है बेरी की जनता। बेरी कुरुक्षेत्र और मथुरा की तरह धार्मिक नगरी नहीं है, बावजूद इसके जर्रे जर्रे में आस्था अंगड़ाई लेती है। घंटे घड़ियालों की गूंज यहाँ की हवा में तैरती है। कहते हैं कि महाभारत काल में महाबली भीम ने यहाँ देवी की एक प्रतिमा स्थापित की थी। दिल्ली से उत्तर पश्चिम में 65 किलोमीटर की दूरी पर बसे बेरी में 13 वार्डों की एक छोटी नगर पालिका है। बेरी अभी अपनी कस्बाई मानसिकता से जाग नहीं पाया है। कह सकते हैं कि यह एक ऊँघता हुआ कस्बा है। मेले ठेले के दिनों में वह जागता है। बेरी में देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। पंजाब के विभाजन के बाद जब 1966 में हरियाणा बना था, तो इसी धरती में जन्मे पंडित भगवत दयाल शर्मा सूबे के पहले मुख्यमंत्री बने। झज्जर की तहसील से जिला बनने पर बेरी इसके अंतर्गत आ गया। पहले झज्जर और बेरी दोनों ही रोहतक जिले के हिस्से थे। इससे पहले कभी बेरी दुजाना स्टेट का हिस्सा था। ब्रिटेन के राजनीतिक हलकों में कभी हलचल मचाने वाली मॉडल पामेला बॉर्डेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण दत्त तिवारी की दूसरी पत्नी उज्ज्वला शर्मा भी इसी विधानसभा क्षेत्र से आती है। रोहतक संसदीय क्षेत्र में आने वाली बेरी विधानसभा क्षेत्र में 37 गांव आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 86,531 है और महिला मतदाताओं की संख्या 70,738 है। बेरी जाट बहुल सीट है। मौजूदा समय में बेरी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आने वाले संभावित चुनावी समर में बेरी के मतदाता क्या जनादेश देंगे और किसे विधायक की चौधर सौंपेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो क्या चाहती है जनता, क्या कहती है जनता, इसी पर करेंगे चर्चा। जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया, खोज इंडिया के एडिटर इन चीफ विनोद मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो और मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कमलकांत गौरी जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ में मौजूद हैं प्रदीप सौरभ जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति में अपनी एक अच्छी छाप रखते हैं, और इसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, चाहे किसी भी राज्य के, उनसे भली भांति परिचित हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम टिकट का हकदार कौन में। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इस प्रोग्राम में हमने एक ओपिनियन पोल भी बनाया है, और इस ओपिनियन पोल में कैद है उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें जनता ने पसंद किया है। हालांकि किस उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन खोज इंडिया के ओपिनियन पोल में किसका नाम है, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। देखिए गीतांजलि, इस शो को खोलने से पहले मैं अपने साथी मेहमानों को और चुनाव इलेक्शन ऑफिसर्स को और इस शो को देखने वाले सारे दर्शक को, व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शो है क्या, टिकट का हकदार का मतलब क्या है। टिकट का हकदार का मतलब ये कि जब जब चुनाव आते हैं, पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना गणित बिठाती है। कांग्रेस राव को लड़ाएगी, तो बीजेपी गुर्जर को लड़ाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल जाट को लड़ाएगी। केवल जो पैमाना है कि कौन किसको लड़ाएगा, उसको उसके खिलाफ किस पार्टी ने कौन सा उम्मीदवार उतारना है, किस जाति का उम्मीदवार उतारना है, सारा क्राइटेरिया केवल इसी बिंदु के इर्द गिर्द होता है। हमारा क्राइटेरिया ये, हम ये चाहते हैं कि केवल पैमाना जाति नहीं हो, पैमाना योग्यता हो। कौन उम्मीदवार एमएलए बनने के बाद कितनी जनता की सेवा कर सकता है, कितनी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये एक तरह से जनता का शो है। हम राजनीतिक पार्टियों की आंखें खोलते हैं कि पब्लिक आखिर किस उम्मीदवार को पसंद करती है और किन कारणों से पसंद करती है, वो क्यों आपके टिकट का हकदार होना चाहिए। इसलिए हम पूरे इलाके में सिर्फ 2000 से कम आबादी वाले गांवों को छोड़ के हर टाउन को कवर करती है हमारी टीम, और पूरे इलाके से हर वर्ग का
सैंपल लिया जाता है, यूथ का सैंपल लिया जाता है, महिलाओं का लिया जाता है, कास्ट इक्वेशंस पे लिया जाता है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सैंपल को लिया जाता है। तो ये बेरी का सैंपल जो है ये इन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है और इस सैंपल को सारी पब्लिक देख रही होगी। बेरी के एक वोटर हैं विजय कुमार, उन्होंने सील किया है, नीचे नंबर लिखा हुआ है, उनका फोन नंबर लिखा हुआ है। मैं उनको फोनों पे लेने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मेहमानों को ये दिखाना चाहूंगा कि बैलेट का फोन नंबर भी आप एक बार बता देंगे, हाँ, जनता को पता हाँ, चलेगा हाँ, कि मैं वो बात उनका कर फोन सकते नंबर पढ़ के सुना देता हूँ। 8059850844 विजय कुमार। और मैं अपने मेहमानों से इजाजत लेना चाहूंगा, अगर ये ठीक है बैलेट पेपर आप सील भी देख लीजिए, अगर ये डिब्बा ठीक है तो हम इसको गो अहेड खोलने की इजाजत आपसे मांगते हैं। गीतांजलि जी, छुरी बिल्कुल। चलाइए इस पे जरा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो छुरी चली रही है, वो जो नहीं, उम्मीदवार कैद हैं जब उनके वोटों की दिल में भी गिनती छुरी चल रही है। जब वोटों की गिनती होगी तो पता लगेगा जनता ने कि कहाँ छुरी कहाँ छुरी चलाई है। सही बात है। खोलिए खोलिए। जी जी। इलेक्शन ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके हाथ में वोट आए और वो फटाफट गिनती उनकी करें, उंगलियां फड़फड़ा उनकी उंगलियां चलें। और जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर बिल्कुल, बेरी बिल्कुल। में किसका भाग्य खुलने वाला है, क्या बिल्कुल। होने वाला है बेरी में, क्या जनता चाहती है? क्या जनता चाहती है। वैसे बेरी अपने आप में ही काफी चर्चित कॉन्स्टिट्यूएंसी इलाका है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुए वो बेरी से थे। और वैसे भी बेरी पहलवानों का और दिलेर लोगों का इलाका है। हमारे जो आर्मी चीफ नए बन के आ रहे हैं वो भी बेरी से हैं। अमेरिका में धूम मचाने वाली पामेला बॉर्डर्स भी बेरी से है। क्यों प्रदीप जी? ब्रिटेन हैं? ब्रिटेन हाँ से। सॉरी, ब्रिटेन में, आप यूरोप कह सकते हो। हैं? तो मतों की गिनती शुरू करेंगे हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स। तब तक हम 2-4 वोट खुद खोलते हैं और देखते हैं किसके पहला वोट किसको आ रहा है, किसके भाग्य में जीत लिखी है, किसके भाग्य में हार लिखी है। काद्यानों का इलाका है। पहला वोट किसी एक काद्यान उम्मीदवार को है, नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हो सकता है इस बार भाग्य उनका साथ दे। मैं जब तक मतों की गिनती होगी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस सर्वे में हमने 11 लोगों को शामिल किया है। बीजेपी की तरफ से नरेश मलिक, डॉक्टर किरण कलकल, मिसिस डॉक्टर किरण कलकल और सुरेश काद्यान। इंडियन आईएनसी कांग्रेस से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार जीत चुके हैं यहाँ से, पिछली बार भी जीत गए थे, काफी टफ था लेकिन जीत गए थे 5000 वोटों से। चतर सिंह, फूल वाली कांग्रेस तो नहीं कहूंगा मैं, कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। बलवंत सिंह और भाई कुलताज सिंह, ये कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से जगदीश काद्यान, उपेंद्र काद्यान, भूप सिंह काद्यान और सुरेश अलावत, ये 11 लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। बेरी विधानसभा क्षेत्र में 1,57,251 वोट हैं। लास्ट अब जो और बनेंगे, पिछले 30 जून तक बने, वो एड ऑन हो जाएंगे। अगर 80% पोल होता है, जो कि बेरी क्योंकि जाट बहुल्य इलाका है, 55% से ज्यादा जाट वोटर है यहाँ, और जाट दिल लगा के वोटिंग करता है। एग्रेसिव वोटर की कैटेगरी में मैं जाट को मानता हूँ प्रदीप जी। तो मुझे लगता है कि 1,25,800 वोट पोल हो सकते हैं। सैंपल साइज है 500 और वोट वैल्यू है 252। पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 34.7% वोट मिले। इंडियन नेशनल लोकदल दूसरे नंबर पे था, 24.4% वोट मिले। यानी इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा में 12% का, लगभग 12% का अंतर था। ये अभी जो मोदी को लेके जो चुनाव हुआ उसका मैं सैंपल पूरे स्टेट का बता रहा हूं। कांग्रेस को 22.9, हरियाणा जनहित कांग्रेस क्योंकि 2 ही सीटों पर लड़ रही थी तो उसका कोटा केवल 6%, बसपा ऑल ओवर हरियाणा 4.6%, आम आदमी पार्टी 4.2% और अन्य 1.11%। पिछले चुनाव में विधानसभा के जो नतीजे आए थे, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान को 39.48 यानी 40% से आधा परसेंट कम वोट मिले थे। उनको मुख्यमंत्री के एक समर्थक चतर सिंह ने कड़ा मुकाबला दिया था
वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उनको 34.7% वोट मिले थे। इंडियन नेशनल लोकदल तीसरे नंबर पर था, 16.25% वोट थे। हजका को केवल 0.60% वोट मिले, यानी 1% से भी कम, और बीजेपी को भी 1% से कम, 63.63, अन्य 8.97। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को 2009 के विधानसभा चुनाव में 0.60, अगर 1 लाख अगर वोट पोल हुआ है तो 630 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को 26.17% वोट मिले। ऐसा क्या जादू हुआ कि बीजेपी 0.63 से उठ के 26 पॉइंट पे पहुंच गई? देखिए, जो 0.63% है वोट, एक तो इससे हम एक निष्कर्ष ये ड्रा कर सकते हैं कि जो जाट समुदाय है उसने एकजुट होकर वोट किया कि हमें अपने दीपेंद्र हुड्डा को जिताना है। क्योंकि सवाल मैंने बीजेपी से किया, बीजेपी का सवाल किया कि बीजेपी को 0.63% वोट मिला था और नहीं, ये बीजेपी मेरे जवाब में ही ये सवाल नहीं है आपके जवाब कि जब कोई वोट किसी समुदाय का पोलराइज होता है और किसी को जिताना होता है तो ये उसका इंडिकेशन था, ये विधानसभा का 0.63%। क्योंकि इस बार क्या कहते हैं कि मोदी का वेव थी, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि मोदी का असर यहाँ पर है। 4 अन्य से सीधे 25 रुपए हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी। देखिए, आप ओम प्रकाश धनखड़ को लीजिए ना, कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार तो 4% भी वोट नहीं थे, और इस बार मुख्यमंत्री के बेटे के सामने खड़े होकर वो नंबर 2 पर पहुंच गए। तो ये वोट परसेंटेज, उसकी वजह जानना चाहता हूँ, केवल मोदी का जादू था या कुछ और? गौरी जी, देखिए, हरियाणा में बीजेपी का कभी बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं रहा। सिर्फ शहरी सीटों पर बीजेपी का जनाधार रहा है और वो शुरू से ही है, पहली विधानसभा से रहा है। लेकिन बेरी ठेठ ग्रामीण इलाका है और वो रोहतक बेल्ट में आता है, जाटों की बेल्ट है। अब तक हरियाणा में बीजेपी को पंजाबी और बनिए की पार्टी माना जाता था, और पंजाबी और बनिए क्योंकि शहरों में कंसंट्रेटेड है इसीलिए वो सीट जीतते थे। जाट की पार्टी कभी नहीं रही और समुदायों की पार्टी बीजेपी कभी नहीं रही। लेकिन जब से दिल्ली में साहब सिंह वर्मा को सीएम बनाया गया, जाटों में बीजेपी का परसेप्शन चेंज होना शुरू हुआ और वो धीरे 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 सब जगह बदला। वेस्टर्न यूपी में बदला, राजस्थान में बदला, बीजेपी कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, राजस्थान में बदला, हरियाणा में बदल रहा है। हरियाणा वेस्टर्न यूपी में भी लुटिया डुबो दी, वेस्टर्न यूपी में डुबो दी, पूरी की पूरी सीट जीत गई। हालांकि कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, लेकिन ये पहली बार बीजेपी को सीट्स नहीं मिली है वहां पे, पहले भी वेस्टर्न यूपी में मिली है। तो जाटों में भी अब बीजेपी एक एक्सेप्टेबल पार्टी बनती जा रही और उसका असर हरियाणा में भी है, खासतौर से जो यूथ वर्ग है। या ये माने कि जाट समुदाय को अब बीजेपी में चौधर नजर आ रही है कि चौधर वहां स्कोप है, वैकेंसीज है, वैक्यूम है, कांग्रेस तो भरी पड़ी थी। देखिए, मैं इसको इस तरह से रखूंगा कि जाटों का एक वर्ग, खासतौर से युवा वर्ग, उसका जो सोच है वो दूसरे समुदायों की तरह, यूथ का सोच वो लिमिटेड नहीं है, चेंज हुआ है। पहले जो वोटर जो जाट का होता था दैट वाज फोकस्ड, वो कम्युनल लाइन पे वोट करता था, उसको जाट लीडर चाहिए था। बीजेपी में जाट लीडर था नहीं, इसलिए वो बीजेपी को पसंद नहीं करता था। अब वो परसेप्शन चेंज हो रहा है, बीजेपी भी क्योंकि फैल रही है तो वो जाट वोटर्स, जाट जो नेता है उनको आगे कर रही है। धनखड़ हुए, अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु हुए, तो वो धीरे धीरे जाट ताजा सिरसा में जगदीश नेहरा को ले लिया। अभी वहां पर अब जैसे बेरी में भी वोट देंगे तो बेरी में बहुत सारे जाट लीडर्स जो हैं, दादरी में नपेंद्र सागवान की तैयारी हो रही है, सागवान की तैयारी हो रही है। मैं बेटे राजवीर की तैयारी हो रही है। मैं इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था विनोद जी, मुझे एक व्यक्ति ने, जो मेरी चर्चा हुई वहां पे, नरेश मलिक एक बेरी में कैंडिडेट रहे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे लोकसभा से, और ये माना, वो एक सेक्शन का ये कहना है कि अगर नरेश मलिक को टिकट मिला होता धनखड़ की बजाय तो दीपेंद्र हुड्डा को वो पटकनी भी दे सकते थे, हरा सकते थे। अब तो जीत गए ना, अब तो जीत गए। हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जाट क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी को, जो आपने सवाल किया। तो जाटों में भी बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है बीजेपी के नेताओं के अनुसार उनको लोकसभा चुनाव में 30% जाटों का वोट मिला, 1/3 जाटों का ऑलमोस्ट वोट मिला। और अगर आप इसको देखें, भिवानी में जाट कैंडिडेट बीजेपी का जीता,
सोनीपत में मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर 30% जाटों का वोट मिला होता बीजेपी को तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बेशक जीत जाते, पर 2.25 लाख से नहीं जीतते। नहीं, अब आप देखिए रोहतक पर इसको लिमिटेड ना करें, जैसे सिरसा पर लिमिटेड नहीं करें। मैं जाटों की अगर हम लोग बात करें तो मेरा यह मानना है कि जाटों ने 2 लीडर एक्सेप्ट कर लिए हैं। कमल जी, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रोहतक जिले में झज्जर, रोहतक और कुछ हद तक सोनीपत जिले में यहां हुड्डा जी को जाट अपना नेता मान रहे हैं। हिसार और सिरसा में यहां चौटाला जी को जाट अपना नेता मान रहे हैं। और बाकी इलाकों में अगर जाट लीडर, जैसे भिवानी में भी जाट लीडर जीता, आप और भी सोनीपत में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता। सोनीपत में जाट बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत सारे क्षेत्रों में जाटों का फैलाव बहुत बड़ा है। बीजेपी के खिलाफ 3 जाट चुनाव लड़ रहे थे सोनीपत में, अकेला नॉन जाट कैंडिडेट था। अकेला नॉन जाट था, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं अगर 30% नहीं भी मानते, मान लीजिए हम कहते हैं, लेकिन जाटों में एवर्शन नहीं है उनके प्रति। आप ये कह सकते हो कि जाट बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, लेकिन वो चौधरी का फैसला अपने हिसाब से करेगा कि कौन सा चौधरी उसको सूट करता है, और कौन से चौधरी को चौधर मिलने वाली है, कौन सा चौधरी मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल, उससे नीचे तो उसको स्वीकार ही नहीं है ना। प्रदीप जी, क्या राय है आपकी? देखिए, मैं इस बात से कतई नहीं सहमत हूँ कि इस चुनाव में जाट ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मेरा मानना है कि 10 से 12% का वोट होगा भारतीय जनता पार्टी का को, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड पोल आईएनएलडी ने किया है बहुत सारी सीटों पे, और जाट पूरे प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। जाट के कंसोलिडेशन वाले कुछ जिले हैं, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, और ये जो इलाके हैं, हिसार सिरसा को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, उसमें सिख जट और दूसरे लोग भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से वोट का पैटर्न है उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें संभावना तो दिख रही है। अगर ऐसा होता कि वो इस चौधर को अपने पास लाना चाहती तो निश्चित तौर पर वो देर नहीं करती। जाट किसी मुख्यमंत्री पद के दावे। गौरी ने कहा 30%, आपने कहा 12%। मैं ये मानता हूं कि अगर 12% का भी जाट खालिस वोट अगर बीजेपी और हजका अलायंस को मिल गया होता तो शायद दीपेंद्र और दुष्यंत दोनों लोकसभा का दरवाजा देखने से चूक जाते। मेहता जी, इसमें एक चीज और है, दोनों सीटें जो आपने नाम लिया उसमें बीजेपी के 2 लीडर्स पर सैबोटाज के आरोप लगे हैं। कैप्टन अभिमन्यु पर यहां पर उसने सपोर्ट नहीं किया, एक भी कैंपेन में नहीं गए वो, और अपने आप में जो धनखड़ थे एक वीक कैंडिडेट थे, लास्ट मोमेंट पर उनको मिला। ये सब लोग जानते हैं कि वो एक वीक कैंडिडेट थे, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। वो 60% विलेजेस में जा ही नहीं पाए। कैप्टन अभिमन्यु ने ये भूमिका क्यों, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, इस भूमिका में क्यों रहे? कोई डील थी क्या? नहीं, डील नहीं थी। मैं इसको, हालांकि आप एक हिस्सा कह सकते हैं, हिस्सा उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है वो नरवाना के आसपास पड़ती है, और नारनौंद उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो विधानसभा जिले में आती है। वो वहां भी उन पर आरोप है कि उन्होंने थोड़ा सा वोट ट्रांसफर करवाया है दूसरी पार्टियों को। देखिए, कैप्टन अभिमन्यु अब तक बीजेपी के हरियाणा में एकमात्र जाट लीडर थे जिनका एक स्टेचर था। उनके स्टेचर का कोई उस तरह का नेता नहीं है हरियाणा में। बीजेपी ने स्पोक्समैन बना दिया, इसलिए बड़े कद के नेता हो गए। नहीं, देखिए ऐसा है ना विनोद जी की जाट नेता और ओम प्रकाश धनखड़ जो कि ऑल इंडिया किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो लगातार उन्होंने प्रदेश के अंदर किसानों के बीच काम मोदी से अच्छी दोस्ती भी है, और उनकी दोस्ती भी है, और वो किसानों के बीच में हरियाणा में बहुत सालों से काम कर रहे थे। ये बात दीगर है कि आप अगर पुराना विधानसभा जब चुनाव उन्होंने लड़ा था उसमें उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी है दीपेंद्र हुड्डा को। और यही तो सवाल है ना उनका कि अगर अभिमन्यु उम्मीदवार होते या नरेश मलिक उम्मीदवार होते तो नतीजे कुछ और होते। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, इसलिए नहीं मानता कि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभिमन्यु बड़ा लीडर नहीं है कि ओम प्रकाश धनखड़। अभिमन्यु चूंकि चर्चा का विषय ये है कि जाट बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, और चर्चा का विषय ये भी है कि जाट ने दबा के इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि मेरी इस पे परसेंटेज को लेकर मेरी असहमति है, लेकिन जाट ने मोदी का प्रचार दबा के किया। मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताऊंगा कि जहां जो जाट बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बीजेपी को कितना वोट मिला। सफीदों में जाट है, जींद में जाट है। जींद में बीजेपी को 50,000 वोट मिले, आईएनएलडी को 30,000। तो ये 50,000 वोट नॉन जाट के सपोर्ट के बिना नहीं आ सकते। हम केवल कुछ सीटों को लेके सिर्फ हरियाणा में जाट वोट पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। हरियाणा में टोटल 6 से 7 ऐसी 8 कंस्टिट्यूंसी मिलेंगी जिसमें 40 से लेके 55% तक जाट है। 40 के बाद भी 60 बचता है और 55 के बाद भी 45 बचता है।
30% और 25% के बीच में 10 से 12 कंस्टिट्यूंसी है, बाकी सब जगह 25% से लेस है। ये आपकी बात कम है, लेकिन ये सफीदों और जींद दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां जाट बहुल माना जाता है। जी जी जी, यहाँ से बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। सफीदों से बीजेपी को बढ़त मिली है। 48,000 वोट मिले हैं बीजेपी को, INLD को 32,000 मिले हैं। जींद में 50,000। सफीदों का जाट हुड्डा में और चौटाला में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और नॉन जाट एक साइड गया बीजेपी के साथ। फिर भी 50,000 उन दोनों से काफी ज्यादा है। चलिए काम की बात पे आते हैं। आपने कहा राजस्थान में जाट ने बीजेपी का साथ दिया, दिल्ली में साथ दिया, वेस्टर्न यूपी में साथ दिया। मैं कह रहा हूं लुटिया डुबो दी। हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में देखिए, एक तो हरियाणा में जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। मुद्दा हरियाणा में सबसे बड़ा जो लोकसभा में भी मुझे लगा प्रभावित किया जिसने, वो ये है कि जाट को इतना प्रेफरेंस क्यों। हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर सामाजिक समीकरण है, इसलिए उनकी चर्चा। गौरी जी एक मिनट, गीतांजलि जी क्या पोजीशन है? पहला राउंड कब तक आ सकता है? बिल्कुल, पहला राउंड बस अभी थोड़ी ही देर है बाकी, और बहुत जल्द जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा, तो वो बहुत जल्दी साफ होने वाला है। राउंड आने वाला है, बहुत कम समय हमारे पास। गौरी जी, मैं ये कह रहा था कि उसमें कुछ परिस्थिति बदली हुई है। पिछले 19 साल से हरियाणा में जाट सीएम है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हुड्डा जी ने की वो ये की कि जाटों को ओबीसी में शामिल करना है, ये लेकर मुख्यमंत्री जो है वो खुद झंडा उठा के चल पड़े। आप सीएम होके ये नहीं कर सकते, आप प्राइम मिनिस्टर होके ये नहीं कर सकते। जब आप ये करते हैं तो आप उस कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और वो कम्युनिटी 50% से ऊपर नहीं है। आपकी अगर ये जातीय राजनीति भी करें तो उस जगह तो कर सकते हैं जहां 50%। एक जाट की राजनीति, फिर भेदभाव की राजनीति। प्रदीप जी क्या राय है आपकी, जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपकी क्या राय? देखिए, राजनीति में जो खासकर हिंदुस्तान की राजनीति है वो जातिगत आधारित है, और मोदी को भी कहना पड़ा कि मैं नीच जात से आता हूं और मैं पिछड़ा हुआ हूं। उन्हें अपनी जाति का डिस्क्लोजर करना पड़ा, क्योंकि मोदी इस देश में बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को भी माना जाता है, मारवाड़ीज होते हैं। ये बिना जाति की उनकी जाति क्लियर नहीं थी, क्लियर लोगों को बताना पड़ा। नहीं क्लियर नहीं थी, और वो दोनों चीजों में अंतर है। नहीं, उसमें दोनों चीजों में अंतर। जो जाति आप ओबीसी वर्ग से, हर पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति इस चीज पर बटी हुई है कि ओबीसी कौन है और कौन राज करेगा। तो आपको अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो बुराई के साथ आप ऐसे प्रेजेंटेशन करना पड़े, लेकिन उन्होंने इस चीज पर बांटा नहीं। सीएम ने इस चीज को एक बड़ा स्पेसिफिक ले लिया, अमरिंदर सिंह को बुला लिया, हम सब जाट हैं, चलो जाट को ओबीसी, तो आप आइडेंटिफाई हो गए जाट से। अमरिंदर सिंह जाट सिख है सर, जाट सिख है। जाट, आपको जो जाट को ओबीसी मिला वो लाभ हरियाणा के जाट को भी मिला और जाट सिख को भी मिला। उसमें रिलीजन का भेदभाव नहीं हुआ ये वाला कि वो जाट सिख है। जाट सिख इज पार्ट ऑफ जो भी रिजर्वेशन होता है हिंदुस्तान में। चलिए जरा एक बार प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी बताओ, एक मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होनी चाहिए थी और उनको इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान तो ऐसे देखेंगे तो राजस्थान में लुटिया नहीं डूबनी चाहिए थी, वेस्टर्न यूपी में लुटिया नहीं डूबनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए नहीं डूबनी चाहिए थी, जो अगर इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि जाट को आरक्षण देने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन नहीं मिला। तो ये मैं इस बात को नहीं मानता कि जो है हर आदमी अपनी जाति और समुदाय की राजनीति करता है, और हिंदुस्तान का जो अभी करेक्टर है पॉलिटिकल, वो फ्यूडलिस्टिक करेक्टर है। अभी हम उससे मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, ये प्रदीप जी का ये तर्क है, मैं उससे अगर ये बात है तो हम कम्युनल पॉलिटिक्स को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई कर ही रहे हैं। अगर कास्ट पॉलिटिक्स कैन बी जस्टिफाइड तो कम्युनल पॉलिटिक्स कैन आल्सो बी जस्टिफाई तो हुई ना। जस्टिफाई वेस्टर्न यूपी में क्या किया गया? भारतीय जनता पार्टी ने वेस्टर्न यूपी में क्या किया? सीधे बांट दिया, कम्युनल पोलराइजेशन किया। और आज जो लिसन आज जो आजम खान की पॉलिटिक्स थी, नो सर, बिल्कुल बीजेपी की डोंट ट्राई टू बी द स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी, नंबर 1। और नंबर 2 कि अमित शाह ने कहा कि बदला लेना है, जाट समुदाय से कहा कि इस बार बदला लेना है। और जो मैं चूंकि इस बात को जानता हूं कि ये बदले की राजनीति जो गुजरात से की कोख से जन्मी थी, वो वेस्टर्न यूपी में गई और उसका पोलराइजेशन हुआ, और वो वेस्टर्न यूपी में ये सारी चीज हुए। मैं सिर्फ ये सवाल पूछता हूं कि मोदी को एक बात को जो कहा गया था, जो प्रियंका गांधी का जो बयान था, वो ये नहीं था। उनका इतने निचले स्तर की चर्चा नहीं करनी चाहिए और उन्होंने उसको नीच
कर दिया। तो चुनाव जब होते हैं राजनीति में, कहते हैं ना, युद्ध में और मोहब्बत में सब चीज जायज होती है। मैं ये कहूंगा कि मोदी ने जैसी बाल आई वैसी लपकी और वैसे ही निबट कर दिया, है ना, करेक्ट, उल्टी करके मार दी। ये तो जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने घुमा घुमा के कांग्रेस को उल्टी बॉल मारी। अब आप ये बताओ, अब वो पक्ष की भूमिका में आ गए, बॉलिंग उसी तरह हो रही है या कुछ परिवर्तन आया है? बॉलिंग नहीं हो रही उस तरीके से। जो मोदी इतने वाचाल थे, जो इतने सक्रिय थे, जो इतने हर सवाल पर जवाब देते थे, अब मोदी की मनमोहन सिंह हो गए हैं। मनमोहन सिंह जो कहते थे ना, आज मोदी की भूमिका वो है। वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चमकने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय जो मुद्दे हैं, वो एक अधिकारी को अपने कैबिनेट सचिव बनाने के लिए तो विधेयक ले आते हैं, लेकिन काला बाजारियों को पर छापा मारने के लिए कोई कानून बनाने के लिए तत्काल तैयार नहीं है। इसीलिए महंगाई है, इसीलिए। और स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे कालाधन की, अब स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने कह दिया कि वो पारदर्शी हों और हमारे जो नियम है उसका उनको पालन करना चाहिए। ये बात जब कांग्रेस कहती थी तो लोग सुनते नहीं थे। उसकी वजह है कि जो चीजें कम्युनिकेट, जैसे कि जो लास्ट टाइम पे जो फैसले हुए, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये जो फैसले हुए थे, ये कम्युनिकेट नहीं हुआ। और यूपीए फर्स्ट में मनरेगा, आपकी बात से कह रहा हूँ कि ये कम्युनिकेट नहीं हुए। अगर कम्युनिकेट हो जाते तो कांग्रेस की इज्जत बच जाती, कुछ फायदा मिल जाता। नहीं, देखिए, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये यूपीए 3 भी होता। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि यूपीए 1 के बाद जब इंडिया शाइनिंग हो रहा था, यूपीए 2 कैसे बना, उसके रीजंस को जानने, उसको पड़ताल करने की जरूरत है। जी, बड़ी लंबी कहानी है। आपने कहा कि ये कम्युनिकेट हो जाते तो कांग्रेस की इज्जत बच जाती। अब हरियाणा में तो कम्युनिकेट होने का टाइम है, इज्जत बच जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। वो जो इनकम्बेंसी है, और आप देखिए ना कि पिछला 2009 का चुनाव ही देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2009 के चुनाव की बात करेंगे, 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी बात करेंगे कि किस तरह से बेरी का जो सपोर्ट था वो उस चुनाव में रहा, उस तमाम विषय पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं, इनकी चर्चा भी लगातार जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, चलो। सर, किसको मिलेगा टिकट इस बार? सुष्मिता, जनता अब हो गई है समझदार। पहले उम्मीदवार को तोलती है, फिर बोलती है। टिकट तो मिलेगा उसे जो हर लिहाज से होगा हकदार। लेकिन सर, हमारा सर्वे क्या कहता है? सुष्मिता, सर्वे पार्टियों की आंखें खोलता है, जो बताता है जनता करती है किसे पसंद और कौन है टिकट का असली हकदार। भाई, ईद तक आपा बनाया नेताओं का भविष्य। इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, छोरा ने मिलेगी नौकरी। और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई, मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। अरे भाई, किसी भी हल्के के दावेदार का फैसला हम नहीं करते, जनता खुद करती है। हम तो सिर्फ जनता के दिल की आवाज सुनते हैं और सुनाते हैं। हमारी आवाज में भी राय जनता की ही होती है। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा करें टिकट का हकदार कौन। और अब से कुछ देर पहले बात बीजेपी की चल रही थी। बीजेपी हज का गठबंधन को लेकर असमंजस अभी भी लगातार बरकरार है और समझौते को लेकर अब सारा दारोमदार मोदी पर है और मोदी ही बीच मझधार में फंसी बीजेपी हज का गठबंधन की नैया को पार लगा सकेंगे। सूबे के बीजेपी और हज का नेताओं के अब प्रधानमंत्री के फैसले का उन्हें इंतजार है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इससे पहले गठबंधन को लेकर अमित शाह की अगुवाई में सूबे के नेताओं की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि गठबंधन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद ही लिया जाएगा। अब सबकी नजरें
नरेंद्र मोदी के फैसले पर। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भले ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए खुद को जीत के लिए आश्वस्त दिखा रही हो, पर हरियाणा में बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में जीत की डगर इतनी आसान नहीं। चंद महीने बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की कमान अब सीधे संभाल ली है अमित शाह ने। अमित शाह की अगुवाई में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी की निगाह अब हरियाणा पर है, जहां की राजनीति में बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं। अमित शाह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अकेले अपने दम पर 71 के आंकड़े को छूकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पर हरियाणा में ये जीत की डगर कांटों भरी है। बेशक हरियाणा के नेताओं के साथ अमित शाह ने सूबे में जीत का परचम लहराने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की पोस्टर बॉय होंगे। काम करेगा मोदी फैक्टर। पार्टी ने लोकसभा चुनावों में 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की और जो फैक्टर जीत का अहम कारण बना वो था मोदी फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी के चलते लोग केंद्र में बदलाव चाहते थे। ऐसे में लोगों का चहेता चेहरा साबित हुए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। हरियाणा में बहुत सी सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिले। लेकिन बीजेपी के सामने अब सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनावों में मोदी लहर काम आएगी? वहीं बढ़े रेल किराए से, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से और सूखे की मार से जो निराशा लोगों में हुई है, क्या बीजेपी के रथ को थाम देगी? ये यक्ष प्रश्न अब खड़ा हुआ है। बावजूद इसके शाह का मानना है कि मोदी ही हरियाणा के मजबूत खिवैया साबित होंगे। गठबंधन पर सवालिया निशान। बीजेपी भले ही चुनावी मैदान में अकेले उतरने के लिए खुद को तैयार बताती हो, पर इतिहास साक्षी है कि सूबे में बीजेपी ने कभी अपने दम पर जीत हासिल नहीं की। 1987 में जब बीजेपी चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी, तो उसने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। बीजेपी को 16 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। गठबंधन की वही बैसाखी जब चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनी, तो बीजेपी 11 सीटें जीती। ये दोनों ही वक्त चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल की सूबे में लहर चल रही थी और इसी लहर में बीजेपी का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ था। ये आंकड़े साफ साफ ये कहानी बयां करते हैं कि बीजेपी ने हमेशा बैसाखी के सहारे जीत हासिल की है। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश में बीजेपी ने जब 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भी उसका गठबंधन हजका के साथ था। ये बात दीगर है कि गठबंधन के कोटे से मिली दोनों सीटों पर हजका को पराजय का सामना करना पड़ा था। आगामी विधानसभा चुनावों में भले ही बीजेपी खुद को मजबूत स्थिति में बता रही हो, पर ये आंकड़े राज्य में बीजेपी के जनाधार की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। चेहरों की किल्लत। बीजेपी ने प्रदेश में भले ही 7 सीटों पर जीत हासिल की, पर सच्चाई ये भी है कि उन 7 सांसदों में से 5 आयात किए हुए थे। सोनीपत से जीते रमेश कौशिक, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद बने धर्मबीर सिंह, कुरुक्षेत्र से जीते राजकुमार सैनी, करनाल लोकसभा सीट से जीते अश्विनी चोपड़ा और गुड़गांव से सांसद बने राव इंद्रजीत। ये सभी नाम उन चेहरों के हैं जो ऐन वक्त पर बीजेपी में आए और जीत हासिल की। बीजेपी के 2 ही अपने ऐसे चेहरे थे जिन्हें जीत मिली। ये इस बात को साबित करता है कि बीजेपी के पास प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की बहुत किल्लत है और यही चुनौती आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सामने बनी रहेगी। जनाधार की कमी। आम धारणा यही रही है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार व्यापारी वर्ग की पार्टी रही है और ये भी सच है कि कहीं न कहीं पंजाबी वर्ग का समर्थन भी पार्टी को मिलता रहा है। ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रदेश में पार्टी का जनाधार कुछ खास नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जरूर अपवाद हो सकते हैं, पर इसका एक अकेला कारण था बीजेपी को मोदी के नाम पर वोट मिले। अगर बात करें संगठन की, तो ये बात जगजाहिर है कि संगठन प्रदेश में बहुत कमजोर है, वरना बीजेपी को उम्मीदवार बाहर से आयात न करने पड़ते। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शहंशाह की अगुवाई में पार्टी प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह की लीडरशिप यूपी में हुई जीत को दोहराने में कितना कामयाब होती है। प्रतिभा सांगवान के साथ सुष्मिता पंत, ब्यूरो रिपोर्ट, खोज इंडिया।
ये बेटर रहेगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से असमंजस की स्थिति जो है वो बरकरार है। क्या होगा बीजेपी हज का गठबंधन का, लगातार हम उससे पहले ही बीजेपी की चर्चा कर रहे थे। प्रदीप जी जिस तरह से तमाम बातें कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? गीतांजलि जी, लोगों को दो चीजों का बहुत इंतजार है कि बीजेपी हज का गठबंधन होगा, टूटेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। और दूसरा इंतजार है कि पहले राउंड में चतर सिंह का क्या होने वाला है, रघुवीर सिंह कादियान का क्या होने वाला है। काउंटिंग हमारी लगातार जारी है इस वक्त और बड़ी गिनती चल रही है। जल्दी और ये मुझे लगता है काउंटिंग कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं आज कुछ ज्यादा टेक्निकल हो गए, ज्यादा समय ले रहे हैं। तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। गौरी जी, कल बैठक हुई थी दिल्ली में। अमित शाह अध्यक्ष बनने के बाद स्टेट्स, जिन जिन स्टेट्स में चुनाव होने, पहली बैठक ली उन्होंने। उसमें हरियाणा भी था, महाराष्ट्र भी था, झारखंड भी था। हरियाणा को लेके क्या होगा, क्या लगता है? देखिए मेहता जी, इसमें दो इश्यूज उभर के सामने आए। एक तो उन्होंने ये क्लैरिटी की कि हम किसी भी सीएम को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हरियाणा में जो हरियाणा बीजेपी का कद्दावर नेता एक नहीं है, लेकिन गैर कद्दावर जिसको अगर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है 7-8 हैं जो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी अब इस मौके पर कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि हम किसी को भी आगे कर दें, चाहे वो रामविलास शर्मा क्यों ना हो या चाहे वो राव इंद्रजीत क्यों ना हो, कोई भी सारा माल लूट लें, सबको सपना दिखा के सबको सपना दिखा लें। और उसके पीछे एक टैक्टिक भी है जिसको आप ही सबसे ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सोशल कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका भी है, क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं वो अलग अलग समुदायों से हैं, 5-6 समुदायों से हैं। रामविलास शर्मा ब्राह्मण हैं, तो किशन पाल गुर्जर जो हैं वो गुर्जर हैं, राव इंद्रजीत जो यादव हैं, तो आप उसको सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रदीप जी, माना जाता है कि बीजेपी सपनों की सौदागर है, सपने बेचने में बीजेपी बहुत माहिर है। हरियाणा में क्या करेगी? देखिए, पहले तो इस गठबंधन को समझ लेना चाहिए कि इस गठबंधन में ये जब हुआ था तो ये तय किया गया था कि लोकसभा में अधिक सीटें दे दी जाएं, और नतीजा इसका ये था कि 8 सीटें उनको मिली, और ये उसी में ये भी क्लास तय किया गया था। मेरे को लगता है कि कुलदीप की पहली राजनीतिक भूल यही थी, वो ये नहीं समझ पाए कि जब आप लोकसभा में 8 का शेयर दोगे और 2 का लोगे तो विधानसभा में भी बाद में इक्वेशंस बिगड़ेगी। नहीं, लेकिन जिस भाजपा जो गठबंधन धर्म की बात करती है, तो उस गठबंधन धर्म में ये तय हुआ था कि 45-45 सीट दोनों चुनाव लड़ेंगे, और 2.5 साल रामविलास शर्मा और 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री होंगे। अब वो उसको बिटरे करना चाहती, चूंकि मतलब आपको भाजपा धोखा देती हुई नजर आ रही है कुलदीप को? मुझे धोखा देती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन मेरे पास ये भी जानकारी है कि वो गठबंधन से बाहर नहीं होंगे। अभी तक की जो स्थिति है, अगर कल की बैठक का भी मैं जिक्र करूं तो जो आउटराइटली रिजेक्ट किया है अमित शाह ने कि हमारे पास अब ये समय नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन हो, इस लफड़े में हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें चुनाव की तैयारियों में जाना चाहिए बिना मुख्यमंत्री और बिना मुख्यमंत्री। और हमारे इस हरियाणा विधानसभा चुनाव के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये भी तय हुआ है। उसके अच्छा, एक और बताइए, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री सपना बेचने में सफल रहे। अगर बीजेपी ये कहती है कि जी मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ही करेंगे, यानी आपने पोस्टर बॉय बोला, आपको लगता है कि हरियाणा में उसी स्पीड से नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिलेगा बीजेपी को? देखिए, इसमें ये आप आउटराइटली नहीं रिजेक्ट कर सकते इस बात को कि जो इनको भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज पार्लियामेंट में बढ़ा है कि असेंबली इलेक्शन आते आते तक 0 हो जाएगा। इसमें गिरावट आएगी, लेकिन वो हर तबके में वोट को डेंट मारेगी। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी बात हो रही है कि भाई जो नरेंद्र मोदी है या अमित शाह वो निर्धारित करेंगे कि क्या होना है, आखिरी कॉल जो है वो नरेंद्र मोदी की होगी। लेकिन अगर जो एक गठबंधन है जिस तरह से बीजेपी और हजका का, क्या जीत के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है हजका के साथ गठबंधन में, तो क्या हजका इस बात के लिए राजी होगी कि नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे और वो तैयार हो जाएगी? क्योंकि परेशानियां तो वहां भी, तालमेल तो वहां पे भी नहीं बैठना है। देखिए, चुनाव से पहले नहीं, जब अगर ये दोनों पार्टियां चुनाव के लिए जाएंगी तो ये सारी चीजें पहले से तय होंगी, और चुनाव जीतने हारने के बाद ये चीजें नहीं तय होंगी कि जब जीत जाएंगे फिर हम सत्ता आ जाएगी फिर चुन लेंगे। ये इसमें मेरे पास एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। जी मेहता जी, क्या कहेंगे आप? क्या जी मेरे पास एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। ये है कि बीजेपी ने ऑलमोस्ट ये राजी कर लिया है कुलदीप को कि सीएम के जो ख्वाब हैं उसको छोड़ दीजिए और आपको सेंटर में एडजस्ट किया जाएगा एक सीनियर पोजीशन देके, और मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा। और कहीं ना कहीं कुलदीप इस बारे में नरम भी पड़ गए हैं। वो 45 सीटों की बात कर रहे हैं जरूर, तो 45 सिंबल्स हो सकते हैं उनके हों,
लेकिन 45 कैंडिडेट उनके होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपना एक सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं कि ये मैसेज ना चला जाए। लेकिन इस चीज पर वो भी एग्री कर रहे हैं कि वो उनमें नरमी है इस बात को लेकर कि वो जो पहले की पोजीशन थी उस पर एग्री नहीं हो, क्योंकि ये बात उनको भी लग रही है कि मेरा परफॉर्मेंस चाहे 2 ही सीटें थी, परसेंटेज वाइज मेरा परफॉर्मेंस तो 0 है और बीजेपी का काफी अच्छा है, तो वो इस बात को लेकर नरम है। तो ये सीएम का लफड़ा उनके साथ अब पड़ेगा मुझे लेकिन मैं इसमें विनोद मेहता जी की राय यहाँ पर जानना चाहूंगी। मेहता जी क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको ये जो गठबंधन है जो अभी चुप्पी में चल रहा है, ना ये कह रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि साथ चल रहे हैं, खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि चाह रहे हैं कि चुनाव निकल जाए और लास्ट कॉल, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, एक होता है व्यक्ति लफ्ज बोलता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। एक होता है लफ्ज बोलने वाले का डील डोल क्या है और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर बीजेपी कुलदीप के प्रति ईमानदार होती तो नरेंद्र मोदी झज्जर की रैली में ये बोल के गए थे कि जी हमारा समझौता है, कुलदीप मुख्यमंत्री होंगे और रामविलास शर्मा अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री पद के दावेदार व्यक्ति और जो प्रधानमंत्री बन गए हैं उनके लफ्ज बोलने के बाद उन्होंने इस शर्त पे तो नहीं कहा था भी अगर कुलदीप तू 2 सीटें नहीं जीतेगा तो हम तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। रैंडम कहा था कि कुलदीप मुख्यमंत्री होंगे पहले समझौते के अनुसार और दूसरे मुख्यमंत्री होंगे रामविलास। इसका मतलब ये था कि कुलदीप के प्रति जो उसके साथ वोट जुटा हुआ है, इस बात पे बीजेपी को वोट मिला कि कुलदीप और बीजेपी साथ साथ है। या तो शर्त होता कि अगर आप एक भी सीट नहीं जीते तो आप मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। अब 7 सीटें जीतने के बाद बीजेपी लगातार कुलदीप पे प्रेशर बनाए हुए कि समझौते की शर्तें चेंज होंगी। अभी 2-3 दिन से बीजेपी के लोगों ने देखा जब चौटाला थोड़ा सा उभर रहा है, लोगों को लगा कि समझौता नहीं होता चौटाला उभरेगा, तो बीजेपी मिडल पोस्चर लेने लगी कि नहीं थोड़ी शर्तें बदलनी चाहिए, समझौता कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरा इसमें कॉन्क्रीट जो मुझे लगता है कि इनकी अगर हरकतें देखें, बॉडी लैंग्वेज, हरकतें वर्ड ठीक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज देखें तो मुझे लगता है ये कुलदीप को पंचर करेंगे। तो मौके की राजनीति से पंचर करेंगे। पंचर कैसे करेंगे जो मुझे लगता है, आप देखिए कि अगर बीजेपी ने कुलदीप के साथ कंटिन्यू करना होता तो हजका के लोगों को बीजेपी अपने यहाँ शामिल क्यों करती। स्मालखर से भरत सिंह छोकर एमएलए रह चुके हैं, सिटिंग एमएलए, बड़े कद के नेता हजका में थे, बीजेपी ने कुलदीप से पूछे बिना उठा के शामिल कर लिया। कांग्रेस के 12-13 जाट लीडर नपेंद्र सागवान चरखी दादरी से बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। शकुंतला भगवड़िया भी, जब आपने समझौता करना ही है, आपको पता है 45 सीटें उसकी, 45 आपकी या 40 उसकी या 50 आपकी, तो आप हर जगह से लोगों को शामिल कर रहे हो, इसका मतलब आपकी इंटेंशन क्या है शामिल। और जो बड़े नेता शामिल हो रहे हैं वो बिना टिकट की गारंटी के तो नहीं शामिल हो रहे। हो सकता है एक आध को टिकट ना मिले, शामिल होने के बाद धोखा हो जाए, लेकिन जो बड़े लोग शामिल हो रहे हैं वो बिना टिकट की गारंटी के तो शामिल नहीं हो रहे। तो जो सीटें कुलदीप के खाते में भी जाने वाली, अगर ये मान के चलो कि ये समझौता करेंगे तो वहां पे भी आप उम्मीदवार अपने उतार रहे हो, मतलब लोगों को शामिल कर रहे हो और टिकटों की गारंटी दे रहे हो। मुझे लगता है ये 1 और महीने तक कुलदीप को मोदी के जाल में उलझाए रखेंगे, मीठा गुड़ देंगे, जैसे बंसीलाल और चौटाला के साथ खेलते थे। आपको याद होगा बीजेपी ने 1996 में आखिरी रात तक चौटाला को अटकाए रखा। बंसीलाल और ओम प्रकाश दोनों से नेगोशिएट करती रही, चौटाला को आखिरी रात तक नहीं पता चला कि बीजेपी बंसीलाल के साथ जा रही है। और जब बंसीलाल की सरकार गिराई तो बंसीलाल को आखिरी शाम तक नहीं पता चला कि बीजेपी चौटाला के साथ जा रही है और तेरी हरियाणा विकास पार्टी का भी बंटाधार करवा रही है। तो बीजेपी ने, बंसीलाल ने क्या गलती की थी, क्या कसूर था? बंसीलाल ने बीजेपी की हर वो बात मानी जो बीजेपी ने मनवाई। चौटाला तो चलो थोड़े बहुत रिजिड है कि उन्होंने बीजेपी के कई लीडर्स पे लठ चलवाए, लेकिन बंसीलाल ने तो बिल्कुल गौ की तरह बीजेपी की बात मानी, गौ की तरह सरकार चलाई। तो मुझे इनकी हरकतों से, या एक्टिविटीज कहूंगा मैं, हरकतें वर्ड वापस लेता हूं, थोड़ा टफ है, इनकी एक्टिविटीज से ये लगता है कि धीरे धीरे उसके कुलदीप के टायर की हवा निकाल रहे, जैसे ही टायर कमजोर होगा। चलिए मेहता जी, एक्टिविटीज क्या चल रही है पार्टीज में ये तो देखेंगे, लेकिन पहले एक चीज जोड़ता हूं कि बीजेपी में इस चीज का रियलाइजेशन है कि अगर हम उसके साथ नहीं गए, कुलदीप के साथ, तो हम नहीं जीत सकते, नंबर 1। नंबर 2, कुलदीप खुद ये पॉलिटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, वो पहले दिन से पॉलिटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। अभी वो हर मीटिंग में जा रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को कि बीजेपी और हजका के गठबंधन को जितवाइए। वो खुद ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं बीजेपी के बिना चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब आपने गारंटी ही दे दी
कि मैं तो आपके बिना नहीं लड़ूंगा। मुझे एक बात बताइए, public मेरे पास questioning पहला अलग राउंड होती मेरे है। पास पहला राउंड आ गया। प्रदीप जी आपकी भी राय लेंगे, पहला राउंड भी अनाउंस करेंगे। बस एक सेकंड में पूछता हूं जी। कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की कुछ जुबान होती है, एक बार बोला उसको अमल करना चाहिए या नहीं? कायदा क्या कहता है, राज धर्म क्या कहता है, गठबंधन धर्म क्या कहता है? देखिए, अगर आप पब्लिक के मानसिकता से देखें तो राजधर्म यही कहता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें तो पॉलिटिक्स में तो एवरीथिंग इज राइट इन बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए बेईमानी की कमलकांत 100% छूट। जी, ये वही बात हो गई जब आप हुड्डा को उस जातिगत समीकरण में फंसा रहे थे। जब मैंने ये बात कही थी तो आप अब राजधर्म, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एक नजरिए से किसी भी नेता को देखेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए जब किसी भी पार्टी के प्रति नजरिया रखना बड़े है। इंटरेस्टिंग नतीजे आए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं नरेश मलिक, 11 वोट, 2772 वोट वैल्यू 11। हालांकि वो किलोई बेरी के मतदाता नहीं है, वहां से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हसनगढ़ से हैं, फिर भी उनको 11 वोट मिले हैं। डॉक्टर किरण कलकल 2 वोट, 504 की वोट वैल्यू। सुरेश काद्यान 3, 756। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिटिंग एमएलए, 20 वोट 20, 5040 की वोट वैल्यू। चतर सिंह पहलवान 18 वोट। पिछले चुनाव की तरह कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, पिछले चुनाव में भी बिल्कुल क्लोज फाइट में हारे थे 5000 वोट से। 4536, 18 वोट। कड़ा मुकाबला है कांग्रेस की टिकट मांगने वाले 2 उम्मीदवारों में, चतर सिंह और रघुवीर सिंह काद्यान। बलवंत सिंह 3 वोट, वोट वैल्यू 756। और भाई कुलताज सिंह 8, 2016। इंडियन नेशनल लोकदल से जगदीश काद्यान 12 वोट, वोट वैल्यू 3024। उपेंद्र काद्यान 10 वोट, वोट वैल्यू 2520। भूप सिंह काद्यान 3 वोट, 756, वोट वैल्यू 756। सुरेश अलावत 6, 1512, वोट वैल्यू 1512। और 4 वोट अदर्स को मिले हैं, वोट वैल्यू 1008। प्रदीप जी, पहला राउंड आपके सामने है और पिछले चुनाव के नतीजे भी आपके सामने हैं। डॉक्टर काद्यान 39.48, 39.5% हरियाणा की भाषा में, और निर्दलीय चतर सिंह पहलवान 34.7 वोट लेके चुनावी अखाड़े में हार जीत हुई थी। चतर सिंह जीतता तो भी समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलता और काद्यान तो कांग्रेस की टिकट पे ही थे। इस राउंड को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम इसको अभी पुराने सर्वे की शैली से बात करें जी, तो यहाँ बहुत साफ दिख रहा है कांग्रेस की पकड़ बनी हुई है। मेरी सीट पे पहले राउंड के मुताबिक कांग्रेस की पकड़ बनी हुई है। 38% वोट अकेली और कांग्रेस उसी शैली से देखें, जैसे कि हमने उसमें दो कैंडिडेट्स के, संतोष यादव और उनके जो प्रतिद्वंदी थे टिकट के दावेदार में, उनके वोट जोड़े थे जी। अगर ये 20 और 18 41% हो गए तो पहले राउंड के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपने लोकसभा क्षेत्र में जलवा बना हुआ है और क्या कहते हैं कि कांग्रेस बढ़त में है। नरेश मलिक को 11 वोट मिले। और दूसरी चीज इसमें जो निकल के आ रही है, नंबर 2 पर आईएनएलडी बनी हुई है। ये 12, 10, 22, 23, 25 और 31%। इसका मतलब आईएनएलडी का वोट बेरी में इंप्रूव हुआ। यस, 31% है। और बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे जा रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने वाली बात है, कोट इन कोट। बीजेपी लोकसभा में नंबर 2 पे थी बेरी में, और विधानसभा में नंबर 3 पे। इसका मतलब जो लोग पहले कहते थे ऊपर मोदी नीचे चौटाला, वो इंडिकेशन बेरी में वही है। हालांकि कांग्रेस मजबूत है, नहीं, कांग्रेस वैसे ही मजबूत है। देखिए, कांग्रेस की मजबूती में कोई कमी नहीं आ रही है जी। चतर सिंह नहीं इंडिपेंडेंट लड़े थे। अगर वो कांग्रेस के दावेदार हैं तो आप देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ है। नंबर 2 पे आईएनएलडी है और नंबर 3 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो अब ये भी एक विश्लेषण की बात है। गौरी जी, पहले राउंड में इंडियन नेशनल लोकदल को 31% वोट मिले। अगर सारे उम्मीदवारों के वोट मिला दें तो जगदीश काद्यान, उपेंद्र, भूप सिंह, सुरेश, इसको पार्टी के लेवल पे देखें जी। और अभी अभी हुए लोकसभा चुनाव में
इंडियन नेशनल लोकदल को बेरी से 14% वोट मिले जी। पहले राउंड में 31% वोट हो गए। नेचुरली 14 से तो ज्यादा आने वाले हैं, जब पहला राउंड ही इतना अच्छा है तो पांचों राउंड में ज्यादा ही आएंगे जी। क्या देखते हैं लोकसभा और विधानसभा में कैसे इतना फर्क आ रहा है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में निश्चित रूप से फर्क आना तय था। वहां मोदी की वेव थी, मोदी एक इश्यू थे, वहां बीजेपी इश्यू नहीं थी। अगर बीजेपी अपने बूते पर लड़ती, मोदी के नाम पर नहीं लड़ती, तो बीजेपी को इतनी सीटें किसी हालत में नहीं आती। वो मात्र सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती और 150-60 के आसपास होती। ये मोदी फैक्टर की वजह से ही वो 282 पे आई। तो वो मोदी फैक्टर जैसे ही रिसीड हुआ और विधानसभा का, विधानसभा में पिछले विधानसभा के चुनावों के नतीजों को भी देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल को बेरी में 16% वोट मिले, सिर्फ 16% जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोहतक और सोनीपत में जी। 10 साल से जी। जाट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल से 12 से 13% टूट के डाइल्यूट होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चला गया था। जी। लेकिन ये पहला राउंड ये इंडिकेट करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल 16% से उठ के 31 पे आ रहा है। जी। लगता है कि जाट को भी चौधर, बदलती हुई चौधर का इशारा हो गया। निश्चित रूप से बिल्कुल हो गया है उनको। हुड्डा जी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है स्टेट में, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इन तमाम फैसलों के बावजूद जो झज्जर और रोहतक की सीट से 41% वोट कांग्रेस ले रही है, 49% वोट ले रही है, 41 नहीं 49%। नहीं लोकसभा में नहीं, इस पहले सर्वे में, पहले सर्वे में भी 49%, 49 है। 20 और 18 38 और 3 31 और 8 49%। और वो अभी भी 49% पे रह के, और उससे लगभग 20% का अंतर है आईएनएलडी से। तो 20% का अंतर एक तो बड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ एक दिक्कत है। जो कांग्रेस के दो बड़े उम्मीदवार जो उन्होंने पिछले चुनाव में बेरी में 5% का वोट था, वो दोनों कांग्रेस के हैं। डॉक्टर रघुवीर कादियान जो जीते और छतर सिंह, वो पिछले चुनाव में भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली। छतर जी पहाड़ से पानी कितने प्रेशर से आ रहा है, मैं इसका अंदाजा टेल से लगाता हूँ जी कि टेल पे लेवल क्या है। जी। बेरी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए टेल एंड है एंड 55% टेल एंड है। अगर टेल एंड पे 31% पे आ गई है तो पहाड़ पे कितना प्रेशर होगा, बताओ। मैं एक चीज इसमें आपको जोड़ूं, हम लोगों ने 2 लोकसभा सीट के आधार पर आईएनएलडी का वो कर लिया। मैं आईएनएलडी के खिलाफ नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ। 2 सीट उसने जीती, तो इसलिए वो हमने शैली की बात की। हमने कहा मैं आपको जो मुद्दा बता रहा हूँ, आप वो एक बार विश्लेषण जो था, एक बार मैं आपको मुद्दा बताता हूँ। 90 सीटों में ऊपर से चलिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कालका नहीं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, अंबाला डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, करनाल डिस्ट्रिक्ट, जो जीटी बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, आईएनएलडी को सब पे तीसरे नंबर पे है लोकसभा में। आप तीसरे में भी आईएनएलडी 20,000 वोट, 36 सीटों पर 20,000 वोट नहीं मिले हैं आईएनएलडी को, 20,000 से नीचे है। और विधानसभा सीट जीतने के लिए आपने ये लोकसभा में तीसरे नंबर पे नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा हलकों में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए करें तो विधानसभा की 36 सीटों पर आईएनएलडी तीसरे नंबर पर है, 48 सीटों पर, और उसमें से 20,000 वोट नहीं मिले हैं 36 सीटों पर। 10-15 सीटें तो ऐसी हैं 5,000 वोट नहीं मिले हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाके उसको करें, खाली सिरसा और 2 सीटें जीत ली इस पर ना जाएं और विस्तार से उसका चर्चा करें, तो आईएनएलडी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि जितनी हम लोगों को दिख रही है। मैं आपको पूरा आंकड़ा दे सकता हूं। मैंने एक दिन इस विषय को थोड़ा विस्तार से जब मैंने चर्चा की, तो मैं आपको पूरा बता सकता हूं कि वो कितनी सीटों पर कहां पर हैं। देखिए गौरी जी, चौटाला ने तो प्रधानमंत्री बनना नहीं था जी, वो तो मुख्यमंत्री पद के दावे। सर, एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर कांग्रेस उससे आगे है, एंटी इनकम्बेंसी के बाद, मैंने टेल एंड बोला, वेरी टेल एंड है। ये तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट और झज्जर डिस्ट्रिक्ट पर तो हुड्डा का प्रभाव रहने वाला है। उसमें हुड्डा की जो सीटें, 4 झज्जर की सीट और 4 रोहतक की सीट और 2-3 सीटें सोनीपत की, ये जो 10, 11, 12 सीटें हैं इस बेल्ट की, ये और बाकी इलाकों को छोड़ दें, यहां पर हुड्डा का पर्सनल प्रभाव रहने वाला है। ये सीटें कांग्रेस को उस तरह से एंटी इनकम्बेंसी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हुड्डा जी ने वहां काम भी करवाया है। जी गौरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा नंबर 1 का कैंपेन सक्सेस हुआ और रोहतक और सोनीपत और झज्जर के लोगों को लगा कि हुड्डा दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जोड़ तोड़ के भी, किसी के समर्थन से कैसे भी बन सकते हैं,
तो ये प्रभाव कायम रहेगा। और अगर ये गारंटी पक्की होगी कि नहीं बन सकते, नहीं बनेंगे, तो ये जो 31% है ना, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है, बदलता हुआ स्वभाव है लोगों का, चौधर के साथ जाना चाहते हैं। ये एक मुद्दा और उठेगा, मेहता जी मैं आपके नोटिस में लाता हूं, एक मुद्दा और उठेगा, आईएनएलडी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? यस, मैं कुछ लोगों से ग्राउंड पे बात कर रहा था, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, ये बताइए आईएनएलडी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ओम प्रकाश चौटाला जी अभी नहीं हो सकते, हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाए बदल दे तो अलग है। अभय चौटाला नहीं हो सकते, परिवार के बाकी लोग क्यों? अभय चौटाला के खिलाफ स्टे रखा? नहीं, अब अजय चौटाला नहीं हो सकते, अजय चौटाला, सॉरी मैं अजय चौटाला की बात, बचते हैं अभय चौटाला। अब आप अभय चौटाला को आपने तो बहुत आईएनएलडी की पॉलिटिक्स की है, उनको आप प्रोजेक्शन किया जाएगा? आपको लगता है? मैं आप इसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप दीजिए जवाब। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर अभय चौटाला, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर अभय चौटाला की लीडरशिप इतनी कमजोर होती, पार्टी की बड़ी लीडरशिप के जेल जाने के बावजूद पार्टी आज उसी धारा पे चल रही है, उसी स्टैंडर्ड से चल रही है, बिल्कुल। उसी डायनामिक तरीके से चल रही है। अगर उनकी लीडरशिप कमजोर होती तो एक चीज हम भी ऐड करेंगे इसमें। कैसे होता है? नहीं, वो तो उनकी लीडरशिप में कोई 1.5 साल में चौटाला साहब को जेल गए हुए लगभग 1.5 साल हो गया। हालांकि ये अलग बात है कि वो 1.5 साल में से 9 महीने जेल से बाहर ही रहे, ठीक है ना, लेकिन अभय सिंह ने पार्टी को हैंडल किया है। वो हैंडलिंग में, उनकी हैंडलिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन सीएम का प्रोजेक्शन एक अलग विषय है। विनोद जी, एक सवाल मेरा भी है इसमें कि जब हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आईएनएलडी का चीफ मिनिस्टर कौन, हाँ, तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी को लेकर जा रही है, तो क्या वो प्रधानमंत्री पद को छोड़कर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी क्यों नहीं उठेगा? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब आप एक पक्ष से सोचते हैं तो ये गड़बड़ा जाता है। ये सवाल गीतांजलि हम भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी पूछेंगे और दोबारा, क्योंकि चौटाला को जब तक डिस्कस नहीं करो लोग शो ही नहीं देखते, इसलिए चौटाला को डिस्कस करना ही पड़ेगा कि वो छूटेंगे तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे क्या होंगे और नहीं छूटेंगे तो क्या होंगे। तब तक ये नतीजे देख लेते हैं। दूसरा राउंड हमारे पास आ गया है फिर, क्योंकि राउंड में पहले नंबर पे नरेश मलिक का ही नाम मेंशन है, फिर उनको 11 वोट मिले। इस बार डॉक्टर किरण कलकल की पोजीशन में सुधार आया है, 6 वोट मिले उनको, पिछले राउंड के मुकाबले में 4 वोट ज्यादा, 1512। सुरेश काद्यान स्टेटस को है उनका, पिछली बार भी 3, इस बार भी 3। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान पिछली बार के मुकाबले में इस बार वो पिछड़ गए हैं, उनको 18 वोट मिले हैं। और चतर सिंह, नहीं 18 पिछली बार मिले थे, फिर इस बार पिछली बार उनको 20 मिले थे, 20 मिले थे। अच्छा हाँ ठीक है, 20। और चतर सिंह पहलवान में उठाव आया है, उनका वोट 25 हो गया है, 25, 6300 की वोट वैल्यू। गुड। दोनों का अगर जोड़ जमा करें तो काद्यान साहब चतर सिंह पहलवान से पिछड़ गए हैं, 7 वोटों से पिछड़ गए हैं, यानी कि वोट वैल्यू के हिसाब से टोटल 7 से पिछड़ गए, 5 वोट वैल्यू के हिसाब से 1200 वोटों से। वैसे भी पिछली बार भी उनका ऐसे ही हुआ था, बूथ वाइज 1500 ऊपर नीचे चल रहे थे, यहाँ भी बूथ वाइज हो रहा है। बलवंत सिंह को 4 वोट, 1008। और आईएनएलडी से जगदीश काद्यान, भाई कुलताज सिंह के वोट मेंशन नहीं है, मैं इनसे पूछ लेता हूं कि कहाँ मिस्टेक हुई है, हम बाद में अनाउंस कर देंगे। कांग्रेस में कुलताज सिंह का वोट मेंशन नहीं है, जीरो भाई लिखना चाहिए ना, 0 लिखने में शर्म थोड़ा होनी चाहिए, 0। जगदीश काद्यान 9 वोट आईएनएलडी से। उपेंद्र काद्यान 4 वोट, वोट वैल्यू 1008। भूप सिंह काद्यान 9 वोट। सुरेश अलावत अपने मोर्चे पे कायम है, पिछली राउंड में भी वोट लिए थे 6 और इस बार फिर 6 वोट लिए। इसका मतलब अलावत को अलावत कास्ट के लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि बेरी में काद्यान खाप जो है, काद्यान जाति के जो जाट कम्युनिटी है वो ज्यादा संख्या में है, उसके बाद अलावतों के भी कुछ गांव हैं, तो ऐसा लगता है कि सुरेश अलावतों के वोट, दलाल और राठी भी वहां, दलाल और राठी हैं, कम संख्या में है, लेकिन अलावत काफी हैं, काद्यान के बाद अलावत ही हैं। और सुरेश अलावत चौटाला से जाके क्लेम भी कर सकते हैं कि कांग्रेस काद्यान को टिकट दे रही है, किसी भी एक काद्यान को दे रही है तो अलावत को टिकट दे दीजिए, उनको वोट भी आ रहे हैं। प्रदीप जी, दूसरे राउंड को कैसे देखते हैं? वही है कि कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है और
बीजेपी अपने उसमें खिसक नहीं पा रही है। 11 पिछली बार भी थे, 3 पिछली बार भी थे, मतलब और डेयरी वाले बीजेपी को टाटा कर रहे हैं। टाटा कर रहे हैं पक्का? हाँ, लेकिन नहीं, ये जो आपका सर्वे बता रहा है, देखिए ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जो मेरे सामने फिगर है मैं उस आधार पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली सीट को जिस पैटर्न से आपने एनालाइज किया था, मैं उसी इस पैटर्न से इसको एनालाइज कर रहा हूँ। गौरी जी बताइए, बीजेपी की क्या पोजीशन होने वाली है? नहीं, बेरी में बीजेपी कहीं बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लोकसभा में उसकी स्थिति थी उससे भी खराब हो रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं तो वो बिल्कुल एक इसमें जातीय समीकरण भी बनेगा। हरियाणा में इस बार जातीय समीकरण के मुद्दे पर जैसे कुछ चुनाव पहले भी हुआ था, ऐसे इस बार लगता है कि पूरा जातीय समीकरण काफी स्ट्रांग रहने वाला है। और उसमें जिस इलाके में जिस जात का प्रभाव है, खासतौर से जो जाट समुदाय है, उनका थोड़ा पॉलिटिकल। अपने दर्शकों से एक छोटी सी अपील कर दूं, फिर हम चौटाला इश्यू को कंटिन्यू करेंगे जी। मैं जो भी लोग इस सर्वे में शामिल हैं, जिनके नाम शामिल हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कम वोट आ रहे हैं तो ये नहीं माने कि वो चुनाव नहीं जीत सकता है। एक्चुअल में ये 2-3 महीने, 2.5 महीने के बाद वोट पड़ने हैं। ये किसी को कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, दोनों स्थितियों में ये फायदा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में जाता है। इस ओपिनियन पोल से आप अपनी पोजीशन को सुधार सकते हैं। आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाती है कि जनता आपको किस वैल्यू पे रखती है, क्योंकि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो सारा गांव आपके साथ होता है, लेकिन जब पेटी खुलती है तो 5% वोट आपके हक में होते हैं। ओपिनियन पोल ठीक वही काम करता है। आप अपनी पोजीशन को, जिनको कम वोट आ रहे हैं, वो जरूर तलाश करें कि क्या वजह है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, मेरे जितने सर्वे आए, पिछले साल किसी और चैनल पे था, मैं उससे 4 साल पहले किसी और चैनल पे था, जिनको हमने इंडिकेट किया कि आप लाल बत्ती में आ गए हो या आपके वोट कम है, उन्होंने अपनी पोजीशन को सुधारा है। और हमारे 1-2 नए सर्वे में उनकी पोजीशन अब पिछले साल के मुकाबले में सुधरी हुई नजर आ रही है। तो इस सर्वे को आप जनता का फैसला माने, जनता का मैंडेट माने। ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरे मेहमानों का मैंडेट नहीं है, बिल्कुल, ये पब्लिक का मैंडेट है। बिल्कुल, जनता का फैसला तो है ही, और जनता का फैसला, जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है, किस तरह से है, हमने जनता से जानने की कोशिश की। उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं कि क्या चाहती है जनता, और इसके साथ साथ आपको सुनवाते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार जिनकी बात हम यहाँ इस शो के दौरान कर रहे हैं, उनमें से कुछ का क्या कहना है वो भी दिखाते हैं आपको। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है? चित्र सिंह जी होना चाहिए। आपका डॉक्टर से हम बहुत फिक्र है। कोई भी उम्मीदवार हो वो हम कांग्रेस को वोट। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? पसंदीदा जी जो कांग्रेस जिसको टिकट देगी, चाहे चतर सिंह को दे दी तो चतर सिंह है, और डॉक्टर को दे दी। हमारा पसंदीदा उम्मीदवार जी कांग्रेस किसी को भी अपना टिकट देती है, हम उसी के साथ हैं, चाहे उसमें डॉक्टर रघुवीर हुआ, चाहे वो किसी और को भी देते हैं, अन्य को भी देते हैं, हम नहीं देता। कौन सा आपका पसंदीदा उम्मीदवार है? पसंदीदा ये तो चतर सिंह है, चतर सिंह यहाँ से। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा? जिसको मिलेगा हम उसी को देंगे। हमारा जो भी जिसको टिकट देगा अपने चलो उसी को वोट देगा। चतर सिंह आ जाओ या और कोई सा आ जाओ, मतलब कांग्रेस का कोई भी आ जाओ, हमारे के लिए तैयार। आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? हमारे क्षेत्र में काम बताना है जब बता हम और न बदला है। पार्टी तो वैसे जोर कांग्रेस का है, और एमएलए जो घोषित होगा उसकी बात अलग होगी। कौन किसका प्रतिष्ठा किसकी कितनी है वो टाइम पर पता चलेगा। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? जिसे कांग्रेस या चतर सिंह बनवानो उम्मीदवार तो वही थे, कौन सा दे दियो, पर मुख्यमंत्री को पंद्रह उड़ा। चतर सिंह पहलवान को, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे टिकट से। चुनाव आ रहा है, किस पार्टी को वोट देने का मन बना है? जो काम करवाओ उसका वोट दो। और आपके विधायक हैं रघुवीर सिंह कादन, कैसा काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, 10 साल में झाकड़ भी नहीं आ रही है। आज तक का जो भी बात रही है, दीपेंद्र जी ने वैसे विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे एमपी साहब इस चीज के लिए बड़े हो रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। और जहाँ तक का सवाल है विधायक का, विधायक की नाराजगी है लोगों में, क्यों एमएलए कोई भी काम नहीं कर पाए।
भी हमेशा अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं तो क्या दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, ये जरूर है। पहले प्राथमिकता मेरी है कांग्रेस पार्टी से। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो प्रजातंत्र में हर किसी का अधिकार होता है। तो हमारी मजबूरियां हैं, लोगों की चाहत है, और जो माननीय विधायक साहब से लोग नाराजगी है उसका भी अल्टीमेटम यही है, और मेरी भी यही है। कोई किसी वर्कर से ढंग से बात नहीं करता, किसी वर्कर से ढंग से मिलता नहीं, हर लोगों की कोई भी काम को पूरा नहीं उतरता। तो मैं निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक मुख्यमंत्री के जो कार्यक्षेत्र है वो इसके बिल्कुल नजदीक है, और यहाँ सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। बिजली की समुचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। पानी की निकासी के लिए कोई समुचित प्रबंध नहीं है, और एक सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या है किसानों की, वो सेम की समस्या जो इस एरिया में सबसे बड़ी समस्या है। और किसानों की जो बेशकीमती जमीन है वो उनकी कृषि से वंचित रह जाती है। हमारी अगर सरकार आई भी जाती तो हम सबसे पहले इस मुद्दे को इस हल्के में उठाएंगे जो किसानों के लिए जरूरी मुद्दा है। जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहले हम किसानों के लिए जो इस सेम की समस्या है, ड्रेस ड्रेन निकाल कर इस पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस ने लोगों को इतना परेशान कर रखे है, कोई भी काम छोटे से बड़े तक थाना तहसील कोई भी रुपये के बिना काम ही नहीं होता है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको मौका देगी तो आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? बेरी क्षेत्र सबसे पहले तो बेरी में जो सीवरेज सिस्टम चले हुए हैं, करोड़ों रुपए हजम करके और एक पैसे का यूज नहीं है, सबसे पहले इसकी इंक्वायरी करेंगे। इसका जिम्मेवार कौन? वो तो सारे प्रदेश को भी नंबर 1 करते हैं, हरियाणा नंबर 1 तो भ्रष्टाचार में है, भाई भतीजावाद में है। अभी तो नौकरियां लगी हैं, जिसकी डिग्री नहीं थी उसको नौकरियां दे दी, जबरदस्ती पूछा किसी का है, वो कहने के लिए उसका नंबर 1 के जबान है, स्वतंत्र है, उसको रोक कौन रख सकता है? तो देखा आपने कि क्या कह रही है बेरी की जनता, और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं वो कितना आश्वस्त है जीत को लेकर। आपको बता दें कि बेरी में टिकट के 11 उम्मीदवार हैं, इनमें से बीजेपी के 3 हैं, कांग्रेस की अगर बात करते हैं 4 उम्मीदवार हैं, आईएनएलडी की अगर बात करते हैं 4 उम्मीदवार हैं, हजका से यहाँ पर कोई नहीं है। और अगर सर्वे की बात की जाए, जिस तरह से हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन पोल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा राउंड आ चुका है, 2 राउंड हम आपको बता चुके हैं, तीसरा राउंड मेहता जी हमारे पास में आ चुका है, लेकिन तीसरे राउंड में क्या रिजल्ट निकल कर आया इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं तीसरा राउंड लिए। सर, किस किस को मिलेगा टिकट इस बार? सुष्मिता, जनता अब हो गई है समझदार। पहले उम्मीदवार को तोलती है, फिर बोलती है। टिकट तो मिलेगा उसे जो हर लिहाज से होगा हकदार। लेकिन सर, हमारा सर्वे क्या कहता है? सुष्मिता, सर्वे पार्टियों की आंखें खोलता है, जो बताता है जनता करती है किसे पसंद और कौन है टिकट का असली हकदार। भाई, ईद तक आपा बनाया नेताओं का भविष्य। इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा नहीं मिलेगी नौकरी। और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई, मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम टिकट का हकदार कौन। जी मेहता जी। गीतांजलि, मेरे पास तीसरे राउंड के रिजल्ट आ गए हैं। मैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले गौरी जी को याद दिलवा दूं कि इस ब्रेक से पहले मुद्दा ये चल रहा था कि चौटाला कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। चौटाला जेल से छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, छूटेंगे तो चुनाव नतीजे क्या होंगे
और नहीं छूटेंगे प्रदीप जी तो चुनाव नतीजे क्या होंगे, इस पे आपसे चर्चा जारी रहेगी। तब तक मैं एक राउंड जरूर अनाउंस कर दूं। बीजेपी से नरेश मलिक काफी डाउन आ गए हैं, केवल 2 वोट मिले हैं, 504 की वोट वैल्यू। किरण कलकल अप आ गई हैं, उनको फिर 6 वोट मिले हैं। शायद उनका पहले राउंड में 6 मिले थे, दूसरे में 2, तीसरे में फिर उनको 6 वोट मिले हैं, 1512 वोट वैल्यू। सुरेश काद्यान 3 से डायरेक्ट 1 पे आ गए हैं, 1 पे आ गए हैं, 252 की वोट वैल्यू। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान सिटिंग एमएलए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 14 वोट, 3528 की वोट वैल्यू। चतर सिंह पहलवान 23 वोट, 5796 की वोट वैल्यू। और ये बलवंत सिंह नहीं, वो भाई कुलताज सिंह है। बलवंत सिंह 9, 2268। भाई कुलताज सिंह पिछली दफा 0 पे अटक गए थे और हमारे चुनाव एजेंट 0 बताने में शर्माने लगे थे। मैंने कहा कि सुना दो, लेकिन इस बार 0 जैसा ही नंबर है, लेकिन वो 8 है। 2016 वोट वैल्यू 8 है। INLD 15, जगदीश काद्यान 15, 3780। उपेंद्र काद्यान 10, 2520। भूप सिंह काद्यान 8, 2016। और सुरेश अहलावत फिर 4 वोट, 1008। प्रदीप जी, नरेश मलिक लोकसभा में भी टिकट लेते लेते पीछे छूट गए। वो टिकट के प्रबल दावेदार थे और चर्चा भी थी कि टिकट तो उनकी जेब में है, और ये बेरी की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। क्या सलाह देंगे आप उनको? मेहनत करें और लोगों का दिल जीते, लोगों के बीच में काम करें और इससे प्रेरणा ले इस सर्वे से। जब बेरी वाले बीजेपी को वोट ही नहीं दे रहे तो नरेश मलिक का क्या कसूर? नहीं, देखिए, ये वही कह रहा हूं कि ये जो रिजल्ट है विनोद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि INLD इंप्रूव कर रही है इस चरण में। वो पहले की तुलना में जो उसको मिल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट है, और कांग्रेस भी इंप्रूव कर रही है। कांग्रेस तो लठ की तरह खड़ी है। वही लेकिन जो आपका जो अहम सवाल था उसको यहाँ से जोड़ सकते हैं कि क्या कहते हैं कि चौधर कहाँ जानी है। अगर जो शिफ्टिंग हो रहा है, जो जिस INLD को पिछले चुनाव में बहुत कम प्रतिशत वोट मिला था, वो अपने को यहाँ इंप्रूव कर रही है लगातार। मैंने तो कहा टेल पे इतना पानी आ रहा है तो पहाड़ पे क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर जिस समय ये लगेगा INLD या जो कांग्रेस समर्थित जाट लोग हैं कि भाई INLD की हवा है, इस बार तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या INLD की सरकार बन रही है, तो ये पलटी खा जाएगा। और भूपेंद्र हुड्डा स्वाभाविक जाट नेता नहीं है। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि जाटों की राजनीति जिस तरह से देवीलाल ने की थी, उनके परिवार ने की थी, वो उस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने राजनीति नहीं की। वो एक नीचे से उभजे हुए हैं नेता जिनकी छवि बाद में इसीलिए वो जाट आरक्षण की बात करके खुद को भारत का बड़ा जाट नेता बनाने की कोशिश कर, यही कोशिश है। क्या राय है आपकी गौरी जी, ये बीजेपी के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं बेरी में? बेरी में तो वही फैक्टर है जो मैंने बताया। बीजेपी कभी स्ट्रॉन्ग विधानसभा स्तर पर कभी रही नहीं हरियाणा में। लेकिन मुझे ये कैंडिडेट्स की बात हो रही कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट नहीं मिलने। कल हम जो सर्वे दिखाने जा रहे हैं, जनता बोलेगी, पूरा तोलेगी। वो पार्टियों पे आधारित सर्वे है कि किस पार्टी की कितनी पॉपुलैरिटी है। शायद कल सही जजमेंट हो पाएगी। आज और कल के सर्वे को जब मैच करेंगे तब जजमेंट हो पाएगी कि बीजेपी की हालात कैसी। लेकिन मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो सबसे बड़ी स्टोरी उभर कर आ रही है, वो स्टोरी बीजेपी या INLD नहीं है। वो स्टोरी ये है कि जो मौजूदा विधायक है वहां पर, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, उनका वोट छतर सिंह से कम हो रहा है। ये सबसे बड़ी स्टोरी है इसमें कि उनको अभी तक 52 वोट मिले हैं और छतर सिंह को 66 वोट मिल चुके हैं। इतना डिफरेंस आ रहा है कि आप सिटिंग MLA को हरा रहे हैं और उसको नहीं चाहते हैं। तो अब ये डॉक्टर काद्यान को देते हैं या छतर सिंह को टिकट मिलती है, टिकट किसे मिलेगी वहां पे? अभी ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 3000 का फर्क है वोट वैल्यू के हिसाब से। और सिटिंग MLA को कम वोट मिलना ये भी एक और हरियाणा में चुनाव 3.5 पलटे खाता है। अभी जैसे जो भी सर्वे आ रहे हैं, जो मेरा एक अपना अनुमान है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हरियाणा के चुनाव की जो टोन है ना, वो 15 अगस्त के बाद तय होगी जी। अगर 15 अगस्त से पहले
चौटाला के पक्ष में फैसला आ जाता है, क्योंकि अब ये फैसला जमानत पे नहीं होने वाला, ये फैसला अपील पे होने वाला। उनकी अपील की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वैसे जज की मर्जी है, 6 महीने तक वो फैसला रिजर्व रख सकता है। अब किसके भाग्य में क्या लिखा है, कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं है। अगर 15 अगस्त से पहले उनके फेवर में फैसला आ जाता है तो चुनाव की तस्वीर बिल्कुल और होगी। अगर 15 अगस्त के से पहले उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो चुनाव की तस्वीर बिल्कुल 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 अलग होगी। तब बीजेपी हो सकता है यहाँ पे उसका परसेंटेज डबल हो जाए, है ना। ये डिपेंड करता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ के लीडर जो जेल में हैं उनके पक्ष में फैसला आता है या उनके खिलाफ आता है। इसलिए ये जो 3000 का मार्जिन है ना चतर सिंह और रघुवीर सिंह काद्यान में, इसको हम सेकंड राउंड का जब सर्वे आएगा तब देखेंगे। लेकिन मैं तो इसमें मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, अगर उनको टिकट नहीं मिला चतर सिंह को तो इस बार भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और अगर उनके पक्ष में वोट ज्यादा है तो सिटिंग एमएलए को पटक नहीं दे सकते। हालांकि दोनों ही हुड्डा के क्लोज हैं, डॉक्टर काद्यान भी और छतर सिंह भी। वो तो लेकिन इंडिपेंडेंट जीतने के बाद कौन कहाँ जाता है ये नहीं कह सकते। उनकी हुड्डा साहब की जुबान से तो दोनों ही उनके नजदीक हैं, पर दिल टटोल के देखो कौन दूर हो गया कौन नजदीक है, बात की बात है। प्रदीप जी बताओ आपकी क्या राय है इस पे, इसी टॉपिक पे, काद्यान वर्सेस चतर सिंह। देखिए कि पार्टी एक बहुत बड़ा संबल होती है। जब आपकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और पार्टी उसमें प्लस हो जाती है तो वो सीन अलग पैदा करती है। अभी यहाँ पर हम बेशक ये टिकट के दावेदारों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रख रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंट राय है उम्मीदवारों के प्रति। जब इसमें पार्टी प्लस होगी तो जो ये 3 मतलब का गैप है वो हो सकता है कि ओवरकम। मतलब चतर सिंह पहलवान और काद्यान, आप चतर सिंह पहलवान को ये राय देना चाहते हैं कि आखिरी दम तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ें, टिकट का फायदा होता है, टिकट की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने पर्यवेक्षकों के सामने, ऑब्जर्वर के सामने अपना दावा पेश किया है। अब वो कांग्रेस के ऊपर है कि वो किसको टिकट देती है। सिटिंग एमएलए की जनरली टिकट नहीं कटती है, तो ये एक फैक्टर रहता है। हालांकि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उस समय की जो पार्टी है वो क्या डिसीजन लेती है, लेकिन दोनों ने अपने दावे पेश किए हैं। वो सिटिंग है, उन्होंने भी अपना दावा पेश किया था ऑब्जर्वर्स के सामने। देखिए, मैं चतर सिंह पहलवान का इंटरव्यू देख रहा था, हमारे यहाँ चला या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ऑफेयर उनका इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि टिकट देगी कांग्रेस तो ठीक, नहीं देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा। यानी उन्होंने अपनी जीप पे 2 झंडे लगा लिए, एक तरफ तिरंगा एक तरफ सफेद झंडा। अपने वोटर्स को कह दिया भी अगर टिकट मिल जाए तो तिरंगे पे वोट हाथ पे मोहर लगा देना, टिकट नहीं मिले तो सफेद वाले पे जो मिल जाए सिंबल उस पे मोहर लगा देना। चुनाव वो गर्म किए हुए हैं। चुनाव को उन्होंने गर्म किया हुआ है। बेरी का चुनाव अपोजिशन से गर्म हो या ना हो, लेकिन विद इन द कांग्रेस जरूर गर्म होगा। चलिए विद इन कांग्रेस। INLD में आप किस उम्मीदवार को पॉपुलर देख रहे हैं? आपने वोटों का जोड़ घटा कर लिया होगा गौरी जी। ये INLD में तो जगदीश काद्यान ही आगे हैं, चौटाला जी के रिश्तेदार हैं। और अच्छा, आपको ये भी मालूम है रिश्तेदार हैं? जी, वो चौटाला जी के रिश्तेदार हैं, जगदीश काद्यान। और उनको टिकट मिलना अलग। देखिए, अगर एक ही सूरत में उनका टिकट कट सकता है। अगर किसी काद्यान को टिकट मिलता है तो एक अहलावत को टिकट दें वो, क्योंकि अहलावत भी वहां पर बड़ी संख्या में है। तो इस स्थिति में चौटाला जी को कहा जा सकता है कि साहब, वैसे इस मामले में चौटाला जी काफी माहिर हैं, वर्सेज बनाने में बहुत माहिर हैं। तो इसलिए अहलावत को टिकट मिल गांव वर्सेज गांव, गोत्र वर्सेज गोत्र, ये खेल उनकी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अच्छी स्ट्रेटजी होती है। आपको काद्यानों पे वोट कटेंगे, सब काद्यान खड़े होंगे तो मेरे को अपना तो अहलावत का वोट मिलेगा ही। हालांकि चतर सिंह जो है वो राठी हैं, वो ना काद्यान है ना अहलावत है, वो राठी हैं, तो फिर भी उनको अच्छा वोट मिला है। तो ये जगदीश काद्यान को उसी सूरत में ही कट सकता है टिकट, अगर काद्यान जी को टिकट मिलता है। अगर काद्यान को नहीं मिलता तो उनका काद्यान का दावा अच्छा रहेगा। तो INLD में जगदीश काद्यान या फिर सुरेश अहलावत, जो दोनों की पोजीशन ठीक है। बीजेपी में बताइए क्या हालचाल है? बीजेपी में तो हालत बीजेपी की ठीक है नहीं, वो तो इसमें कहने की जरूरत है। 15% पे खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि बेरी में भारतीय जनता पार्टी का विषय हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए इस सर्वेक्षण के अनुसार। इस सर्वेक्षण कि ये कहीं पर भी बीजेपी खड़ी नहीं हो पा रही है। कि और मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट बीजेपी से ज्यादा, अगर चतर सिंह को हम इंडिपेंडेंट ट्रीट कर लें तो उनको ज्यादा वोट मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तुलना में भी। भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत आगे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सिर्फ अगर बेहतर ये होगा कि राठी साहब, चतर सिंह साहब अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले लेते हैं तो ये मुकाबला भयानक हो सकता है। के बारे में ये स्पष्ट है। आप चतर सिंह को बीजेपी में भेज रहे हैं? नहीं, मैं नहीं भेज रहा हूं, मैं सलाह नहीं। इससे लग रहा है कि भाजपा का जो वोट आ रहा है इतने जाट बहुल क्षेत्र के बाद भी चतर सिंह का जो अपना जनाधार है उसमें प्लस भाजपा होती है
तो रघुवीर कादियान के लिए डगर पनघट की बड़ी मुश्किल वैसे चतर सिंह आपकी सलाह मान लेते और हो सकता है आखिर टाइम आते आते मान लें, पर उसमें कुछ बिजनेस के मामले हैं, इसलिए वो साथ छोड़ना उनका मुश्किल है। अगर वो आजादी लड़ेंगे, अगर वो बिजनेस के मामले नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ हम चतर सिंह जी की बात लगातार कर रहे हैं, एक बार उन्हीं की जबानी जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास में एक छोटी सी बाइट है उनकी, वो जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर और किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चतर सिंह जी की बाइट। आज तक का जो भी बात रही है, दीपेंद्र जी ने वैसे विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे एमपी साहब इस चीज के लिए बड़े हो रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। और जहाँ तक का सवाल है विधायक की नाराजगी है लोगों में, क्यों एमएलए कोई भी काम नहीं कर पाए, ये हमेशा अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, ये जरूर है। पहले प्राथमिकता मेरी है कांग्रेस पार्टी से। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो प्रजातंत्र में हर किसी का अधिकार होता है, तो हमारी मजबूरियां हैं, लोगों की चाहत है, और जो माननीय विधायक साहब से लोग नाराजगी है उसका भी अल्टीमेटम यही है और मेरी भी यही है। कोई किसी वर्कर से ढंग से बात नहीं करता, किसी वर्कर से ढंग से मिलता। तो देखा आपने कि चतर सिंह जी क्या कह रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्या कहेंगे विनोद? नहीं, देखो पिछले चुनाव के नतीजे देखे तो बड़ी क्लोज फाइट में जाके चुनाव हारे थे और उसके भी कुछ रीजन थे। अगर मैं बताऊं कि उस वक्त पिछले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिनिमम ये मान के चल रहे थे कि 65 से स्टार्ट हुए थे कि मुझे 90 में से 65 सीटें मिलेंगी। वो पब्लिक में प्रचार के लिए 65 बोलते थे, लेकिन दिल से ये मानते थे कि 50 से कम तो बिल्कुल नहीं आएंगी। और इस वजह से उन्होंने जाट राजनीति में उभरते हुए कई स्टार्स के खिलाफ अपने स्टार्स को फूल वाली कांग्रेस की मार्फत समर्थन दिया हुआ था। और चतरा वो है फूल वाली कांग्रेस ही थी, एक तरह से हुड्डा की पैरेलल खड़ी होती हुई कांग्रेस थी। लेकिन आखिरी 4 दिन में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगा कि हो सकता है हम बहुमत से पीछे छूट जाएं या नैरो में आ जाएं, तो उन्होंने मैम से अपना हाथ उठाया, बेरी से अपना हाथ वापिस बैकआउट किया और 1-2 जगह बैकआउट किया। और मंडी अटेली में तो झज्जर में तो उन्होंने ये अपील की जाटों से, भाई अगर मेरे उम्मीदवार नहीं जीते और कम सीटें आई तो हो सकता है सोनिया गांधी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाए। उसका नतीजा गीतांजलि ये हुआ था कि जो 4 सीटें इंडिपेंडेंट जीत रहे थे, जिसमें एक चतर सिंह पहलवान भी था, ये जीत रहा था। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बहुत क्लोज फाइट में था, सिक्का फेंक फाइट थी, बहुत नैरो से 200-400 वोटों से फैसला होने वाला था। लेकिन चीफ मिनिस्टर की अपील के बाद यहाँ से रघुवीर सिंह का ध्यान जीत गया। इस बार भी नैरो फाइट है, क्या मानते हैं प्रदीप जी? नैरो फाइट नहीं है, पिछली बार की तुलना में नैरो से भी कम है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को एनालिसिस करें कि जो दिल्ली का में मीडिया था वो क्या कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को स्वीप करा रहा था। और मुझे याद आता है कि सिर्फ आपका एक सर्वेक्षण था कि जिसमें आपने डंके की चोट पर कहा था कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। और इतनी सीटों का एग्जैक्ट सीटें नहीं याद आ पा रही है, 5-7 आपने एग्जैक्ट फिगर दी थी 40 के आसपास और वो फिगर क्या कहते हैं कि और वो हुआ था तब ये जो हजका में तोड़फोड़ होकर तब ये सरकार, तो वो जो नेहरू मैंने एग्जैक्ट वर्ड ये कहे थे, सत्तारूढ़ कांग्रेस 45 माइनस, और माइनस से की कोई सीमा नहीं है, कहीं भी रुक सकती है। और अपोजिशन 42 प्लस, और कोई सीमा नहीं है कितनी ऊपर जा सकता है, 50 तक जा सकता है अपोजिशन। मतलब कांग्रेस सिंबल वर्सेज अदर, और रिजल्ट ये था कि अदर्स 50 थे, इंक्लूडेड INLD एवरीथिंग, और कांग्रेस 40 थी। क्योंकि 40 का मेरे पास आंकड़ा था, लेकिन ये दाग मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहता था कि कोई ये कहे कि जी आपने 4 सीटें सर्वे करके हमारी 4 सीटें हरवा दी, नहीं तो हमें तो 45 आने वाली थी। इसलिए मैंने बड़े सिंपल लफ्जों में कहा कि 45 माइनस और 42-50 अप टू 50। आप शायद उस सर्वे में मैं था, आप नेशनल में थे, स्टेट में मुझे याद नहीं आप थे या नहीं थे, पर इशू यही था। बिल्कुल, यहाँ चतर सिंह जी की लगातार बात हो रही है। विनोद जी आपसे समझना चाहूंगे, अगर टिकट नहीं मिलता है चतर सिंह जी को तो कितना जो नुकसान है हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को हो सकता है, या कि किस तरह से इसे देखा जाए? गौरी जी देखिए, हमारे सर्वे के बाद उनके नाम की चर्चा जरूर होगी
और अगर कांग्रेस को ये चुनाव जीतना है तो उनको ये जो पर्सनल लॉयल्टीज हैं या एमएलए का जो फंडा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ भी होता है, एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी होता है, उम्मीदवार के खिलाफ भी। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी है, पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल के खिलाफ है। तो ये तो उस समय पार्टी को डिसाइड करना होता है कि चुनाव जीतने के लिए हमें रणनीति क्या बनानी होती है। जनरली ये प्रेशर होता है कि सिटिंग गेटिंग का प्रेशर होता है, लेकिन अगर पार्टी को लगता है, लेकिन बहुत सारे चुनाव ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर जीत का फैक्टर नहीं आ रहा है तो कैंडिडेट बदल दिया जाता है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है जो सिटिंग एमएलए हैं कादियान जी, रघुवीर कादियान जी, वो चतर सिंह से काफी पीछे है। काफी मैं इसको काफी मानता हूं। क्योंकि जी क्या लगता है सिटिंग गेटिंग होगा या नहीं होगा? देखिए, रघुवीर सिंह कादियान कोई छोटे राजनेता तो है नहीं, विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, और थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि देवीलाल के बहुत अहम सहयोगी रहे। शुरुआत वहीं से शुरुआती उन्होंने वहां से की थी। और जब देवीलाल, वैसे कांग्रेस में आज भी देवीलाल पाठशाला के लोग ज्यादा हैं और वो उनका कद कोई छोटा नहीं कि वो हवा में उड़ जाए, और वो लगातार 2 बार के विधायक भी हैं, तो और वो मंत्री भी रहे हैं, नहीं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री पद इस बार चाहते थे, इस बार मंत्री पद नहीं मिला। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चौटाला ये हुड्डा जी कोई रिस्क लेंगे। पिछली बार भी वो इस फूल वाली कांग्रेस का धोखा उठा चुके हैं। इस बार वो शुरू से ही कि ये फूल वाली कांग्रेस को जन्मने नहीं देंगे, जितने लोगों को, अपने लोगों को टिकट दिला सकेंगे दिला देंगे, और फूल और पत्ती का कोई खेल नहीं होगा। और अगर फूल पत्ती का खेल किया तो कांग्रेस 25-30 से नीचे, 15-20 से नीचे। अच्छा, आपने 90 सीटों का आंकलन आज ही कर दिया है ओपिनियन पोल पे? निश्चित तौर पे। गीतांजलि जी, हमारे दोनों अभी तो बाकी है हमारे दोनों मेहमानों की राय बिल्कुल डिफर है। वो कहते हैं सिटिंग गेटिंग का प्रेशर होता है, और उनका, कमल जी का मानना ये भी है कि वक्त रहते देखा जाएगा कि क्या है, सिटिंग की टिकट काटना मुश्किल है, और सिटिंग की टिकट काटना मुश्किल है, ये भी कह रहे हैं। और कमल जी ये भी कह रहे हैं कि जी चुनाव जीतने के लिए साम दंड भेद सब तोड़ने पड़ते हैं। फाइनल बताओ, बेरी में साम दंड भेद टूटेगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो विनिंग कैंडिडेट्स को ही टिकट देना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस चतर सिंह को कंसीडर करे? बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। सिफारिश है, 3 क्या गुजारिश है? 3, हम तो किसी को जानते नहीं है, हमारी तो क्या सिफारिश और क्या गुजारिश। 3 राउंड के बाद वो डॉक्टर कादियान उनसे 15 वोटों से पीछे है, यानी लगभग 3000 वोट से पीछे हैं, जो 5000 से जीते थे वो। सर अभी 2 राउंड और भी तो बाकी हैं, पीछे भी तो, आगे भी तो आ सकते हैं। 3 राउंड की ही बात की, चौथे राउंड के बाद चौथी बात की जाएगी, अभी तो 3 राउंड की बात कर रहे हैं। चलिए, मेरे पास चौथा राउंड भी आ गया जी। चौथे राउंड के नतीजों में कुछ उलट पुलट हुआ जबरदस्त जी। जितने राउंड हुए हैं सबसे ज्यादा वोट नरेश मलिक को इस राउंड में मिले हैं। जितने पिछले 3 राउंड्स में आए हैं उन सब राउंड से ज्यादा वोट, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, तो इस बार मिले नरेश मलिक को। हम उनको डिस्करेज कर रहे थे कि यार ठीक नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ बड़े अच्छे वोट आए हैं। 14 वोट है, 3528। 11, 2 और 14। हाँ, 3528। डॉक्टर किरण कलकल 3 वोट, 756। इससे ये लगता है कि विलेज वाइज वोटिंग होगी विधानसभा चुनाव में। एक आदमी कहीं पे 2 वोट ले रहा है तो अगले राउंड में 14 ले रहा है। इसका मतलब कुछ गांव उसके पॉपुलर गांव हैं जहां पे उसको अच्छा वोट मिला है। नरेश मलिक को मेहनत जारी रखनी चाहिए मेरे ख्याल में। सुरेश कादियान 5 वोट, 1260। इंडियन नेशनल कांग्रेस डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान 18 वोट, 4536। और चतर सिंह फिर दोबारा 16 वोट लेके बिल्कुल उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। मुकाबले में बराबर चल रहे हैं, केवल 2 वोट पिछड़े इस बार। पिछली बार 7 वोट आगे थे, तो लेकिन 4 कादियान साहब बढ़े हैं। हाँ, कादियान साहब को 4 वोट बढ़े हैं, यानी 18। और ये 2 पिछड़े हैं। ये 2 पिछड़े, फिर भी पीछे तो पड़े। नहीं, मतलब क्लोज दावेदारी वीक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्लोज कॉन्टेस्ट। हाँ, जब 2 हम पिछड़ने की बात कहेंगे तो 4 उनके बढ़ने की बात कहेंगे। यही हमारी ईमानदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बलवंत सिंह, ये इनके भी हालात काफी सुधरे हैं। 12 वोट, 3024 वोट वैल्यू। भाई कुलताज सिंह को इस बार केवल 2 वोट मिले हैं, 504। इंडियन नेशनल लोकदल के जगदीश कादियान पिछली दफा से उतर के नीचे आ गए हैं, 7 वोट,
1764। 7 का पहला फिगर आया किसी भी कैंडिडेट का हमारे राउंड में, पहला फिगर है 7, लक्की नंबर होता है 7 में से। उपेंद्र का ध्यान 11 बड़े 2772। भूप सिंह का ध्यान 5 1260। सुरेश अलावत उसी डिग्री पे काम कर रहे हैं 65 डिग्री पे 5 1260। अदर्स को 2 504। गीतांजलि 4 राउंड। आप जरा मुझे 4 राउंड्स का एक बार वोट वैल्यू के हिसाब से टोटल लगा के देंगे सभी उम्मीदवारों का। 4 राउंड्स आप अपने इलेक्शन ऑफिसर से मांग लीजिए। गौरी जी क्या राय है आपकी? देखिए वही स्थिति बनी हुई है, चतर सिंह जी आगे हैं। जो स्टोरी ऑफ बेरी है वो यही है कि सिटिंग एमएलए से ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति वोट ले रहा है इस ओपिनियन पोल में, तो सिटिंग एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आता है। पार्टी बीजेपी की पोजीशन सुधरी है तो आप अपनी सलाह वापस लेंगे? बीजेपी इसको कंसीडर नहीं किया जाए इसमें बीजेपी को। बीजेपी इसमें बेरी में नाराज हैं आप बीजेपी से? नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी पलटी खा गए। नहीं, देखिए पलटी वो है कि जिसका हम लोगों का पार्टियों का कमिटमेंट हो। देखिए आपका कमिटमेंट है, हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। हम तो जो फैक्ट्स आएंगे उस पर बोलेंगे। आप हुड्डा की जाट नीति को भी ठीक ठहराएंगे, हम नहीं ठहराएंगे, और कम्युनल नीति को गलत ठहराएंगे, तो अलग अलग नहीं। देखिए कमिटमेंट आपका है, हमारा नहीं। हम फैक्ट्स पे बोल रहे हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं बीजेपी बेरी में कहीं नहीं है, इसलिए बीजेपी को डिस्कस करना बेकार है। हालांकि मुझे ये जानकारी है कि नरेश मलिक जो है वो स्ट्रांगली अपना जो इलेक्शन है वो लड़ते हैं, और इसलिए उनको अगर टिकट मिलता है तो एक फाइट दे सकते हैं। और स्टोरी बेरी की यही है कि साहब उसमें कादियान जी को टिकट मिलता है या छतर सिंह जी को मिलता है, और आईएनएलडी क्या नीति अपनाती है। मोटे तौर पर बेरी की स्टोरी है, बेरी से बीजेपी बाहर है, बी उनका मैच नहीं कर रहा है, वहां पर विरोध हो गया। लेकिन विनोद जी एकदम बाहर नहीं कर सकते। 37 वोट अकेले नरेश मलिक को बीजेपी कमल के फूल से मिल रहे हैं। 11, 22 और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेरी में चुनाव होगा या नहीं होगा, यहाँ मेरे दोनों मेहमान इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं जैसे इलेक्शन लड़ना हो एक दूसरे के खिलाफ। लड़ोगे? ये इलेक्शन ही है। वैसे हरियाणा में बीजेपी के पास टिकटें फालतू हैं, अगर आप लड़ना चाहो तो टिकट मिल जाएगी और हजका से भी मिल जाएगी। ठीक है। मेरे पास 5वां राउंड भी आने वाला है, सिर्फ 5 मिनट की देर है। प्रदीप जी, कमल जी की राय अलग है, आपकी राय अलग है। मुझे ये बताइए कि बीजेपी और हजका का अगर अलायंस नहीं टूटता है तो बेरी में कितना एप्रिसिएशन बीजेपी हजका को मिल सकता है? देखिए ये जो चूंकि हजका इसमें शामिल नहीं है आपके इस सर्वे में, नहीं हम पर चांस शामिल नहीं, लेकिन हजका की तरफ से किसी ने क्लेम नहीं किया कि मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन जो कल ओपिनियन पोल आने वाला है उसमें हजका का नाम है। ठीक है, उसमें हजका को तब एक फिगर हमारे सामने होगी कि बीजेपी के जो नरेश मलिक हैं इनको 38 वोट मिल रहे हैं, और अगर हजका को कुछ वोट मिल रहे हैं तब हम उसको प्लस करके एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं लेकिन मैं इस बात को अभी पूरी तरह से रिजेक्ट करने के उसमें मना स्थिति में नहीं हूं। 38 वोट कम नहीं होते हैं, ये क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ये सुपर क्वालिफाई कर चुके हैं आपके आंकड़े के अनुसार। नहीं, मैं नरेश मलिक क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि 20% से ऊपर क्वालिफाई और 25 पे सुपर क्वालिफाई। लेकिन 38 वोट से कैसे क्वालिफाई करेंगे? 16.2 वोट से तो उनको अभी क्वालिफिकेशन में डाउट है, इसको बाद में देखेंगे। कमल जी क्या राय है आपकी? हजका अगर साथ होती है तो क्या रहेगा? नहीं, देखिए हजका साथ होगी तो थोड़ा सा फाइट हो सकता है, लेकिन बेरी में जो इस झज्जर और रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें से अगर रोहतक और कलानौर को छोड़ दिया जाए तो, या बहादुरगढ़ को ले लिया जाए, ये 3 सीटों पर तो बीजेपी फाइट में रहेगी और जीत भी सकती है। लेकिन बाकी की जो सीटें हैं उनके ऊपर मुझे नहीं लगता, वहाँ हुड्डा जी की ही चलेगी और कांग्रेस का ही बढ़त। इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये दावा था कि हम विधानसभा रोहतक से 100% लीड करेंगे जी। बीजेपी वहां से हार गई, और कलानौर लोग रोहतक से मेरे ख्याल ये भी जरा डिफाइन कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल ठीक है, कंफर्म कह रहा हूँ कि कौन लोग हैं उस लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी केवल और केवल 2 में लीड की है, एक कोसली में, और बहादुरगढ़ से मामूली लीड है 500-700 की, और रोहतक से हारी है, और कलानौर से तो दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी का जबड़ा ही उड़ा दिया, जहां से आप कह रहे हो कि कंपटीशन में बीजेपी आएगी। एक बात मैं इसमें कहूंगा, जो रोहतक की जो शहरी सीट है
वो पंजाबी बहुल सीट है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि पंजाबी बहुल सीट होने के बावजूद जिसको कहा जाता है कि ये व्यापारियों और पंजाबियों की पार्टी है, नहीं मुझे वही हैरानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्या कहते हैं कि वो वहाँ पर सुभाष बत्रा, मंगल सेन दोनों ही और शादीलाल बत्रा, ये इतने लोग वहाँ पर पंजाबी समुदाय के लोग भी वहाँ से जीतते आए हैं। और चूंकि शादीलाल बत्रा कांग्रेस से हैं, वो उनका प्रभाव वहाँ बरकरार है, कायम ऐसे जाहिर होता है। भारत भूषण बत्रा सिटिंग एमएलए, हाँ भारत भूषण, शादीलाल बत्रा राज्यसभा में चले गए, लॉटरी की टिकट लेके चले गए और उनको काफी अच्छे पद भी मिले हुए हैं, बड़ा सम्मान भी मिलता है। उसके पर मेरा सवाल ये कि बीजेपी का दावा ये था, मैं गौरी जी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी का दावा ये था कि हम कम से कम रोहतक से जरूर जीतेंगे। रोहतक से लोकसभा में क्यों नहीं जीती बीजेपी? देखिए क्या रीजन हो सकता है? मैं बताता हूँ क्या। नरेंद्र मोदी की हवा थी, बहुत ज्यादा हवा थी, नहीं फिर भी रोहतक से हार गई। रोहतक सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जब 4 डिस्ट्रिक्ट होती थी हरियाणा में तब वो रोहतक भी होती थी, लेकिन रोहतक की हालत इतनी बुरी थी, इस इलाके से कभी कोई सीएम नहीं बना। जो भी सीएम बने या हिसार डिस्ट्रिक्ट से बने या हिसार की जो टूटी हुई डिस्ट्रिक्ट बनी उससे बने, उन्होंने अपने इलाकों में तो डेवलपमेंट किया। जब हुड्डा बने पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहतक में किसी ने डेवलपमेंट किया, और रोहतक का डेवलपमेंट जो है वो देखने लायक है, काबिले तारीफ है। रोहतक जैसी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब खड्डों से भरी रहती थी और बहुत बुरी हालत थी, मैं रोहतक में रहा हूं तो इसलिए मुझे मालूम है, रोहतक में काफी समय, तो उसकी डेवलपमेंट का हुड्डा जी को खड्डे तो रोहतक शहर में भी वैसे ही हैं। नहीं ऐसे नहीं, ये अलग बात है कि जो बिल्कुल रोहतक का आउटर एरिया है वो काफी सही हो चुका है। आप रोहतक के अंदर नहीं गए, सारी सड़कें रोहतक की, मेरा अभी भी पुश्तैनी घर वहाँ पे है, रोहतक की सारी सड़कें। रिश्ता निकाल रहे हो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? मैं कोई रिश्ता नहीं निकाल रहा हूँ साहब, मैं तो उनको अभी आलोचना की आपके सामने, साहब उन्होंने जाट ये वाली बात करके गलत किया। बिल्कुल, लेकिन वहाँ सारी रोड्स कंक्रीट की बनी हुई हैं, और वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ उसका उनको ये जो आपको लोकसभा में एक बात बताओ, चौटाला चीफ मिनिस्टर बना, भजनलाल चीफ मिनिस्टर बना, रोहतक वालों का क्या कसूर था? उनका हक नहीं है कि रोहतक में विकास हो? क्या चौटाला ने अपने जिले का विकास नहीं किया? क्या भजनलाल ने अपने जिले का विकास नहीं किया? भजनलाल ने तो आदमपुर में अगर उनको बिश्नोई जाति के लोग नहीं मिलते थे, राजस्थान से इंपोर्ट करके लोगों को नौकरी दी, राजस्थान से बुला के नौकरी दी। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो इसलिए हुड्डा जी को एलिगेशन इतना क्यों? नहीं, कोई एलिगेशन नहीं है। देखिए रोहतक को तो पहली बार कुछ मिला जब से हरियाणा बना, तब से पहले जब पंजाब था तो वैसे मतलब ही रोहतक के विकास की वजह से बीजेपी रोहतक से हार गई। अब आप कह रहे हो कि बीजेपी वहां कंपटीशन नहीं, मैंने कहा कंपटीशन तो देखिए लोकसभा में भी कंपटीशन दिया, ऐसा मत कहिए कि वो बिल्कुल जीरो थी। लोकसभा में उसको वहां पर रोहतक के अंदर 50,000 वोट मिले हैं, 42,000 वोट बीजेपी को मिले हैं, 49,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो 6-7 हजार वोटों का ही फर्क है। तो 6-7 हजार वोटों के बाद आप कंपटीशन तो कह ही सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि साहब आप नहीं जीतेंगे। अगर रोहतक में भी बीजेपी जीत जाएगी मान लो, तो फिर प्रदीप जी बताओ पूरे हरियाणा में कांग्रेस का क्या होगा? तो बस वही क्या रहेगा? 10 से 12 हैं? 10 से 12। आप इतनी जल्दी डिमोरलाइज मत कीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस मेरा ये मानना है कि रोहतक जिले में वापस फाइट में आने वाली है, आ सकती है। नहीं फाइट में है। आप लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें कि जो बीजेपी कांग्रेस ही है जो नंबर 2 पे है हर जगह। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या स्थिति रहेगी ये भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जो हमारा फाइनल राउंड है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। सर, किसको मिलेगा टिकट इस बार? सुष्मिता, जनता अब हो गई है समझदार। पहले उम्मीदवार को तोलती है, फिर बोलती है। टिकट तो मिलेगा उसे जो हर लिहाज से होगा हकदार। लेकिन सर, हमारा सर्वे क्या कहता है? सुष्मिता, सर्वे पार्टियों की आंखें खोलता है, जो बताता है जनता करती है किसे पसंद और कौन है टिकट का असली हकदार। भाई, ईद तक आपा बनाया नेताओं का भविष्य। इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरा ने मिलेगी नौकरी। और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई, मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार।
अरे भाई, किसी भी हलके के दावेदार का फैसला हम नहीं करते, जनता खुद करती है। हम तो सिर्फ जनता के दिल की आवाज सुनते हैं और सुनाते हैं। हमारी आवाज में भी राय जनता की ही होती है। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं टिकट का हकदार कौन, और फाइनल जो राउंड है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उससे पहले चर्चा रोहतक की चल रही थी। थोड़ा सा इस बारे में भी, रोहतक के बारे में एक बार थोड़ी चर्चा और करते हैं। गौरी जी, मैं रोहतक की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे और मैं इशू को आदमपुर ले गया और मैं नरवाना ले गया और सिरसा ले गया। मैं वापस रोहतक पे आऊंगा और मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं जी, और मैं इन रिजल्ट्स को एक बार अनाउंस करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश मलिक, लगता है 14 नंबर उनका बहुत लक्की नंबर है, उनको फिर इस राउंड में 14 वोट मिले, 3528 टोटल वोट वैल्यू 3528। डॉक्टर किरण कलकल 3 वोट 756। सुरेश काद्यान 3 वोट 756। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान 12 वोट 3024। इस राउंड में काफी पिछड़ गए हैं। चतर सिंह छक्का लगा रहे हैं 30 वोट 7560। 30 3 नहीं सर, 30 नॉट 13 30। मौर्य जी 30 7560। बिल्कुल बिल्कुल। बलवंत सिंह 3 वोट 756। भाई कुलताज सिंह 4 वोट 1008। इंडियन नेशनल लोकदल में इस बार टॉप कर रहे हैं जगदीश काद्यान 10 वोट के साथ 2520। उपेंद्र काद्यान 7 वोट 1764। भूप सिंह काद्यान 6 वोट, इनकी स्थिति पहले राउंड से सुधरी है 1512 वोट। और सुरेश अलावत 5, 6 और 7 के पत्ते में, पूरी सीक्वेंस जैसे ताश में सीक्वेंस होती है ना, 5, 6, 7 वोट 1760। अदर्स को इस बार कुछ नहीं मिला है, केवल 1 वोट मिला है 252। मेरे पास 500 राउंड के नतीजे आ गए हैं। इनका टोटल कैलकुलेशन अभी आएगा, देखते हैं कौन क्वालिफाई करता है कौन क्वालिफाई नहीं करता है। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि रोहतक की डेवलपमेंट अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है तो गलती क्या है, उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, डेवलपमेंट तो करनी चाहिए। देखिए उनके ऊपर एक आरोप, बड़ा एलिगेशन है, मैं गलती इसलिए पूछ रहा हूँ। पूरे हरियाणा में प्रचार है कि ये भेदभाव का चीफ मिनिस्टर। देखिए इसके दो पहलू हैं। हरियाणा के अंदर रोहतक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ पहले, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से पहले, ये बात फैक्ट है। और हरियाणा डिजर्व करता था, हरियाणा एक मेन सेंटर रहा है पूरी, और अभी भी पॉलिटिकल सेंटर। मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, रोहतक आइडियली एनसीआर रीजन में आता है। रोहतक की डेवलपमेंट ऑटोमेटिक वैसे होनी चाहिए जैसे एयरपोर्ट बनने के बाद, मारुति बनने के बाद, जैसे गुड़गांव को एमएनसीज ने चमका दिया, वैसा ही हक उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से रोहतक का होना चाहिए था। और अब भी जो रोहतक में डेवलपमेंट हुई है उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से ज्यादा बेनिफिट मिला है। हुड्डा साहब एक ड्राइवर जरूर बने उसमें कि चीफ मिनिस्टर साहब तो डिसीजन लिए। अब प्रदीप जी और गौरी जी आप अपनी अपनी राय दीजिए। देखिए मैं पहले से कह रहा हूँ, हरियाणा के रोहतक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो हुड्डा जी ने आकर रोहतक को डेवलप किया, ये तो एक पॉजिटिव पहलू है। लेकिन इस चीज के मैं बहुत बरखिलाफ हूं कि आप जिस इलाके के चीफ मिनिस्टर हैं आप वहां सारी डेवलपमेंट ठोक दें। मैं रोहतक से हट के बात कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा में ये एक ट्रेडिशन चला आता रहा है। पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर होगा, हिसार में डेवलपमेंट होगी सिर्फ, और किसी में नहीं होगी। और इसमें डेवलपमेंट तक तो ठीक है, लेकिन जब नौकरियों की बात आती है तब चीफ मिनिस्टर से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि मैं अपने गांव के ही लोग भरूंगा। और इस चीज में जो अभी हरियाणा में, देखिए हरियाणा में अब पूरा हरियाणा 3 हिस्सों में बंट गया है नेताओं की राजनीति के कारण। साउथ हरियाणा के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों को ये लगता है। नॉर्थ हरियाणा के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां के लोगों को ये लगता है। पार्टियां खड़ी हो गई हैं इस नाम पर कि नॉर्थ हरियाणा के साथ डिस्क्रिमिनेशन, दक्षिण हरियाणा, और तीसरा हिस्सा सेंट्रल हरियाणा।
तो ये 3 हिस्से हो गए और जितने भी नेता आते हैं वो लगभग सेंट्रल हरियाणा या रोहतक का जो जीटी रोड है उसी से आते हैं, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे चौटाला जी हो, चाहे और तो वो उसी बेल्ट से आते हैं, तो उसी इलाके का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक ऐसी फीलिंग पैदा करता है। बीजेपी ने तो हर जिले से एक चीफ मिनिस्टर पैदा किया। बीजेपी ने हर जिले से वो जहां से पैदा हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए। आप स्टेट को डेवलप नहीं करेंगे तो पॉलिटिकली आपको उसका नुकसान होगा, हुड्डा जी को भी इसका नुकसान होगा। मैंने आपको अभी शुरू में बताया, अगर आप पूरी बेल्ट देखें ऊपर से नीलोखेड़ी, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, बीजेपी का स्वीप है बिल्कुल जी। और उसका जो कारण है वो यही है कि लोगों में ये फीलिंग है कि हमारे को जस्टिस नहीं मिल रहा है, और उसमें नुकसान किसका हो रहा है? हुड्डा जी का अपना हो रहा है। अगर आप कांग्रेस को, मैं एक चीज और, हुड्डा जी अपने बूते कभी कांग्रेस को विधानसभा में नहीं जिता पाए हैं। पहला जब वो चीफ मिनिस्टर बने, उसके अध्यक्ष उस समय पार्टी के भजनलाल थे, और भजनलाल का ही प्रोजेक्शन बनता था, लेकिन सोनिया गांधी भजनलाल को नहीं चाहती थी, क्योंकि भजनलाल ने नरसिम्हा राव के समय जो सोनिया जी की अपनी कांग्रेस थी उसका विरोध किया था और उनके नेताओं को उठा के बड़कल से बाहर फेंकवा दिया था, तो उसका उन्होंने बदला ले लिया वहां पे। सेकंड टाइम जब हुड्डा जी के उसमें लड़ा गया तो वो 40 ही सीटें जितवा पाए। तो हुड्डा जी ने विधानसभा में कभी भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर के रूप में इमर्ज नहीं हुए, और लोकसभा में जहां तक चुनाव है उसमें फिर सेंटर का भी रोल रहता है। क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें कई बातें हैं कि जो नेता है, जो विधायक है, वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेगा तो क्या करेगा? नंबर 1। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो 90 आ रहा हूं कि विधायक के नाते, और जो गौरी जी भी कह रहे हैं कि बहुत उपेक्षित रहा है, और मैं खुद उस बात का गवाह है। दोनों आप ना तो किसी को नाराज करना चाहते हैं ना खुश करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यूं देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ती थी रायबरेली से जी, हर घर से एक आदमी को नौकरी दी थी उन्होंने, हर घर से, और जिनके बच्चे नहीं थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लाकर वहां पर इंपोर्ट करके राशन कार्ड में डाल दिया था। जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि मल्टीनेशनल्स वहां क्यों नहीं आ रही, वो तो प्रधानमंत्री थी। इंडो गल्फ, उषा रेटिफायर, ITI, इंडो गल्फ ऐसी क्या कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी रायबरेली पहुंची थी, जो ना कि सड़क से जुड़ी थी ना वो। अब आ जाइए अटल बिहारी वाजपेयी को, लखनऊ में उन्होंने जो काम किया, तो ये एक अब जैसे नरेंद्र मोदी को ले लीजिए कि अब आप ये कह सकते हैं कि वो इतना फोकस बनारस को लेकर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वादा करके आदमी आता है। लेकिन मतलब गुजरात छोड़ देंगे बनारस पे, और अगर गुजरात को रखना होता बड़ौदा अपने पास रखते हैं। बनारस से हिंदुइज्म को जिंदा रखा जा सकता है, रिलीजियस फैक्ट है, वो एक सिंबॉलिक नहीं, 2 हैं। अगर उत्तर प्रदेश 3 इशू हैं वैसे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, मथुरा, काशी और अयोध्या। कहते हैं ना कि अब मथुरा और काशी की बारी है, तो एक सिंबॉलिज्म भी होता है। और जो पूरे ओवरऑल योजनाएं बनती हैं कि वो दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाती है। ऐसा नहीं होता है कि जिस सीट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब जैसे राष्ट्रीय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। मथुरा भी चुन सकते थे नरेंद्र मोदी, पर बनारस इसलिए चुना। भाई हेमा मालिनी वहां कैसे चुन सकते? नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन बनारस ज्योग्राफिकली इसलिए चुना कि हिंदुत्व जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में बराबर जिंदा रखा नहीं, वो जो क्षेत्र है। अच्छा, आप मेहता जी इस चीज की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी अब हिंदुत्व के नेता नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को उससे उतार दिया है, और वो बड़े डिफरेंट फिल्म में। लेकिन ये ऐसा विषय है जिस पर फिर कभी चलिए गौरी जी 2 बजट का इंतजार कर लेते हैं। अभी तो एजेंडों का क्या होगा? मतलब फिर आप क्या कहते हैं, वायदा खिलाफी करते हो। अभी पहला बजट है, आप मंदिर क्यों नहीं बनाओगे? सवाल तो ये है। देखिए, इस बजट में चुनाव आपको पूर्ण बहुमत दिया इस देश की जनता ने। इस बजट में प्याज 40 रुपए टच कर गया है। अगली बार टमाटर नहीं, सुनिए, अगली बार किसान 40 रुपए की उम्मीद में दबा के प्याज बीजेगा और बाकी फसलें नहीं बोएगा, फिर प्याज 4 रुपए पे जाएगा। इसी से सरकार की जजमेंट होती है कि सरकार कितनी अलर्ट है, कैसे बैलेंस रखती है, सटोरियों के साथ बैलेंस रखती है या देश के गरीब और आम आदमी को प्रोटेक्ट करती है। 2 बजट देखने चाहिए, फिर मोदी के बारे में चर्चा करेंगे, अगले साल करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। फिलहाल 5 राउंड को कैलकुलेट करते हैं तो डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान 20% से ज्यादा वोट लेके क्वालिफाई कर गए हैं। उनको 82 वोट 20,664 वोट मिले हैं। लेकिन उनके लिए शौक की बात यह है कि कांग्रेस में टिकट मांगने वाले छतर सिंह पहलवान उनसे सवाए आगे हैं, 112 वोट, सुपर क्वालिफाई 28,224 वोट के साथ। पहला इंडिकेशन इस सीट का कि लोग टकराव जो है वो छतर सिंह और रघुवीर सिंह काद्यान के बीच में देख रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन, यहां बीजेपी कमजोर है, कांग्रेस
मजबूत बनी हुई है। तीसरा इंडिकेशन कि इंडियन नेशनल लोकदल टेल एंड की सीट पे अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रहा है। मेरा इशारा ये है कि अगर टेल की सीट पे बढ़ा रहा है तो जो कैचिंग एरिया है, जहाँ पहाड़ से जहाँ से पानी चलता है वहां पे प्रेशर कितना होगा। हरियाणा के लोग इस भाषा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरा इंडिकेशन क्या है। बाकी मैं एक बार सभी उम्मीदवारों को जो जो वोट मिला मैं उसको अनाउंस कर देता हूं। टोटल नरेश मलिक 52 वोट, किरण कड़कल 20 वोट, सुरेश का ध्यान 15 वोट, रघुवीर सिंह का ध्यान 82, छतर सिंह 112, बलवंत सिंह टोटल 31, भाई कुलताज सिंह 22 और इंडियन नेशनल लोकदल में जगदीश का ध्यान बड़े नरेश मलिक से ऊपर जा रहे हैं 53 वोट, उपेंद्र का ध्यान 42, भूप सिंह 31, सुरेश अलावत 28 और 12 वोट फ्लोटिंग हैं जो समय के अनुसार किसके साथ जाएंगे कह नहीं सकते। 12 वोट उनके हैं। कुल मिला के बेरी का नतीजा ये है। लेकिन कल हम इसी शो का दूसरा पार्ट इसमें एक बेरी बता दीजिए जिसमें पार्टियों की पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा गया है। कल हम उस शो को जनता के सामने खोलेंगे। दोनों को मिला के हम अगले शो में ये बताएंगे कि हाँ पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है और सीट का इंडिकेशन, प्राइमा फेसी इंडिकेशन किसकी तरफ जा रहा है। प्रदीप जी बताइए। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि ये इसमें सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है जो आपका पैरामीटर है, बाकी किसी पार्टी के उम्मीदवार ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो इससे लग रहा है कि ये जो सीट है वो कांग्रेस का उसकी तरफ रुझान है, चाहे वो छतर सिंह चुनाव लड़े चाहे रघुवीर का ध्यान। कांग्रेस की तरफ रुझान भी लग रहा है और लोग जो फाइट देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वो बिटवीन डॉक्टर रघुवीर का ध्यान और छतर सिंह के बीच में देख रहे हैं और छतर सिंह उसमें भारी है। गीतांजलि वार्निंग दे रही है। जी जी बिल्कुल। इसमें एक चीज जलते जलते बोल रहे कि मैं कैलकुलेट कर रहा था कांग्रेस के अंदर वोट परसेंटेज का। 1 मिनट एक वो कर रहा हूँ कि डॉक्टर कादियान को 32% वोट मिले विद इन कांग्रेस और छतर सिंह को 40% वोट, 12% वोटों में विद इन कांग्रेस उनसे आगे हैं। विद इन कांग्रेस 12% से छतर सिंह पहलवान आगे हैं उनसे। तो उनको आज लड्डू बांटने चाहिए। ये तो आप तय कीजिए, लड्डू बांटे और इधर भी पहुंचाएं। एक तो मिल गया और अगर असर होता है ऐसे का तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं अगर शो देख रहे होंगे तो आपकी जो बात है ये भी उन्होंने सुनी होगी। तो आज के हमारे एक अनाउंसमेंट मैं भूल गया हूँ। हमारा 500 वोट का सैंपल होता है, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से हम हमेशा टीम को 10 वोट फालतू देते हैं ताकि कोई वोट फट जाता है। कई बार स्टैंप करते हुए लोग वोट फाड़ देते हैं, तो वोट 500 पूरे आने चाहिए। लेकिन इस सैंपल में बेरी के लोग बड़े सुलझे हुए हैं, केवल 2 वोट फाड़े, उन्होंने 8 वोट और दिए हैं। इनको मैं खोल देता हूं। वोट वैल्यू तो इनकी वजह से चेंज नहीं होगी, लेकिन इससे लक चेंज हो सकता है। मेरे हाथ से निकलने वाले 8 वोटों में पहला वोट डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान को मिला है और दूसरा वोट नरेश मलिक को मिला है। इससे वोट वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन आप अपने अपने वोटों में जो आपको मिले हैं उसमें ये प्लस कर दीजिए। दूसरा वोट भी डॉक्टर रघुवीर का ध्यान को मिला। रघुवीर का ध्यान फिर क्लोज हो रहे हैं बिना उसके भी, डॉक्टर रघुवीर का ध्यान को मिला है। तीसरा चौथा वोट भी डॉक्टर रघुवीर का ध्यान को मिला। लगता है उनका गांव खुल गया कोई। जगदीश का ध्यान को 1 वोट मिला है 5 और ये उल्टी मोर लगी है छतर सिंह पे। छतर सिंह जी को भी एक वोट मिल गया है। रघुवीर का ध्यान को ज्यादा मिले हैं और रघुवीर का ध्यान को चौथा वोट भी मिला है। तो 4 वोट उनके अगर हम कैलकुलेशन करें तो और प्लस हो जाएंगे। आखिरी वोट देखते हैं किसको मिला, जगदीश का ध्यान को मिला। तो ये वोट हमने सैंपल में काउंट नहीं किए हैं, वैल्यू उससे चेंज नहीं होती, लेकिन इससे भाग्य में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। इसी के साथ आज बस इतना ही। कल फिर 7 से 9 मिलेंगे। जनता बोलेगी और पूरा तोलेगी। इसी बेरी हल्के का पार्टियों की पॉपुलैरिटी का शो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे खास प्रोग्राम टिकट का हकदार में हमने जाना कि बेरी की विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है और जनता का फैसला क्या हो सकता है। कल हम फिर से आएंगे इसी वक्त पर और जानेंगे कौन सी पार्टी है सबसे पॉपुलर जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार। सर किसको मिलेगा टिकट इस बार? सुष्मिता, जनता अब हो गई है समझदार। पहले उम्मीदवार को तोलती है फिर बोलती है। टिकट तो मिलेगा उसे जो हर लिहाज से होगा हकदार। लेकिन सर हमारा सर्वे क्या कहता है? सुष्मिता, सर्वे पार्टियों की आंखें खोलता है, जो बताता है जनता
करती है किसे पसंद और कौन है टिकट का असली हकदार। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, छोरा नहीं मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। अरे भाई किसी भी हल्के के दावेदार का फैसला हम नहीं करते, जनता खुद करती है। हम तो सिर्फ जनता के दिल की आवाज सुनते हैं और सुनाते हैं। हमारी आवाज में भी राय जनता की ही होती है। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। सर किस किस को मिलेगा टिकट इस बार? सुष्मिता, जनता अब हो गई है समझदार। पहले उम्मीदवार को तोलती है फिर बोलती है। टिकट तो मिलेगा उसे जो हर लिहाज से होगा हकदार। लेकिन सर हमारा सर्वे क्या कहता है? सुष्मिता, सर्वे पार्टियों की आंखें खोलता है जो बताता है जनता करती है किसे पसंद और कौन है टिकट का असली हकदार। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य। और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, छोरा नहीं मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार।